डिस्क्लेमर, यह कहानी केवल उन दर्शकों या पाठकों अर्थात 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए बनाई गई है। इसमें रोमांटिक, अंतरंग और परिपक्व विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि आपकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो कृपया इस सामग्री से दूर रहें। यह रचना पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। अध्याय 11 प्रिय, मैं बाद में एक कार खरीदने जा रहा हूं, इसलिए हमारे लिए घूमना अधिक सुविधाजनक होगा। लिटिल ट्रेजर ने दूध पीने के बाद वह धीरे धीरे अपने पिता की गोद में सो गया। लिटिल ट्रेजर को सोते हुए देखकर लिन जुवान की आंखों में एक कोमल नजर चमक उठी। उसने लिटिल ट्रेजर का छोटा सा हाथ पकड़ लिया। वह बहुत मुलायम और थोड़ा मोटा था। लिन हुआन ने ध्यान से लिटिल ट्रेजर को बिग ट्रेजर के बगल में उसे लिटा दिया और फिर चुपचाप लिटिल ट्रेजर की बोतल धोने के लिए बिस्तर से बाहर आ गई। जब तक वह समाप्त हुआ, आधी रात हो चुकी थी। लिन हुआन ने अपने दो सोते हुए बच्चों को देखा, कमरे की रोशनी थोड़ी धीमी कर दी और फिर चादर के नीचे खिसक गया। कुछ अज्ञात समय के बाद लिन हुआन ने बिग ट्रेजर को हलचल करते सुना और तुरंत अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली और बिग ट्रेजर को देखने के लिए बैठा, बिग ट्रेजर की नज़र उसके पिता से मिली। बिग ट्रेजर की ओर देखते हुए, जो अभी अभी जागा था, लिन हुआन ने धीरे से कहा, बेबी, तुम जाग गए हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? डैडी तुम्हारे लिए दूध बना देंगे। बिग ट्रेजर बिस्तर पर लेटी हुई थी, अपना शरीर मोड़ रही थी, थोड़ी असहज लग रही थी। बड़े खजाने, क्या तुमने शौच किया? लिन हुआन ने कंबल वापस खींचा और बिग ट्रेजर के डायपर की जांच की, उसे गंदा पाया। बड़े खजाने, चिंता मत करो, पापा अभी तुम्हारा डायपर बदल देंगे। रोना मत, ठीक है। बच्चे को दिलासा देने के बाद लिन हुआन जल्दी से बिग ट्रेजर के लिए एक साफ डायपर तैयार करने के लिए उठ गया और उसे उसी विधि का उपयोग करके बदला जो उसने उस रात पहले लिटिल ट्रेजर के लिए इस्तेमाल किया था। डैडी जानते हैं बिग ट्रेजर भूखा है। बस एक मिनट, डैडी अभी तुम्हारा दूध तैयार कर देंगे। लिन शुवान ने बिग ट्रेजर के लिए दूध तैयार करते हुए हल्के से मुस्कुराया। दूध तैयार होते ही उसने बिग ट्रेजर को अपनी बाहों में लिया और उसे दूध पिलाया। बिग ट्रेजर ने उसके पिता की ओर देखते हुए निप्पल को चूसा और उसका दूध पिया। बिग ट्रेजर की आंखों और उसके छोटे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल वैसी ही है जैसी वह बचपन में थी। उसने मन ही मन आह भरी, शुक्रगुजार था कि बड़ा खजाना और छोटा खजाना अलग अलग जाग गए। अगर वे दोनों जाग जाते, तो वह अकेला ही पूरी तरह से मुसीबत में पड़ जाता। वह केवल कल्पना कर सकता था कि जियाई के लिए अकेले दो शिशुओं की देखभाल करना कितना मुश्किल रहा होगा। बिग ट्रेजर के दूध खत्म करने के बाद वह फिर से नींद में सो गई। बिग ट्रेजर को सोते हुए देखकर लिन हुआन ने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाया, बोतल धोई और फिर वापस लेट गई। रात भर में बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर 2 बार जागे, या तो वे भूखे थे या उनके डायपर गंदे थे। जब तक लिन जुबान ने बिग ट्रेजर को वापस सोने के लिए मनाया, तब तक लगभग भोर हो चुकी थी। ओह, यह अच्छी बात है कि मैंने अस्थि परिवर्तन की गोली ले ली, अन्यथा यह वास्तव में आसान नहीं होता। लिन हुआन ने एक गहरी सांस ली और बाहर आसमान की ओर देखा, जो अभी हल्का होने लगा था। उसने समय देखा, सुबह के लगभग 6 बज रहे थे। लिन शुवान कुछ देर और सो गया। लगभग 7 बजे वह बिस्तर से उठा, अपने सो रहे बच्चों के गालों पर चूमा और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। उसने नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया। नाश्ते को जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं थी, केवल मांस का दलिया ही काफी था। जब दलिया उबल रहा था, लिन जुबान ने आध्यात्मिक पानी निकाला, बोतल खोली और बर्तन में 2 बूंदें टपका दी। सुबह करीब 8 बजे यांग जियाई बिस्तर से उठी और अंगड़ाई ली। इतने लंबे समय में पहली बार उसे इतनी अच्छी नींद आई थी। उसे कभी भी अच्छी नींद नहीं आती थी क्योंकि उसे बच्चों की देखभाल करनी पड़ती थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या लिन जुबान ने बच्चों की अच्छी देखभाल की होगी। वह कल रात मुझे बुलाने भी नहीं आया, यांग जियाई ने बिस्तर पर लेटे हुए मन ही मन सोचा। वह बिस्तर से उठी, अपना पजामा उतारा, कपड़े पहने, दरवाजा खोला और रसोई से आती आवाजें सुनी। यांग जियाई उत्सुकता से वहां आया। रसोई में व्यस्त व्यक्ति को देखकर, जो गुलाबी पजामा पहने हुए था जो उसने उसे कल रात दिया था, यांग जियाई ने अपना पेट पकड़ लिया और अचानक हंस पड़ी। लिन हुआन मूल रूप से एक मजबूत आदमी था, लेकिन गुलाबी पायजामा पहनने से वह अविश्वसनीय रूप से हास्यास्पद लग रहा था। लिन हुआन ने आवाज सुनी, पीछे मुड़ी और देखा कि यांग जियाई जाग रही थी और दरवाजे पर खड़ी थी, अपने पेट को पकड़े हुए और खिलखिला रही थी। वह भी मुस्कुराया, पत्नी, तुम इतनी जल्दी जाग गई हो? क्या तुम थोड़ी देर और सोना नहीं चाहती? बच्चों के बारे में सोचते हुए मैं उठ गई। हब्बी लिन, कल रात कैसी रही? बच्चे रोए या शोर नहीं मचाया, है ना? पिछली रात जो हुआ उसे याद करते हुए यांग जियाई ने मूल रूप से लिन जुबान को उसके नाम से पुकारने का इरादा किया था, लेकिन बीच में ही उसने इसे बदल दिया। नहीं, बच्चे कल रात बहुत अच्छी तरह सोए। हालांकि वे 2 बार उठे, लेकिन जोर से नहीं रोए। वे अभी भी सो रहे हैं।
ओह, वैसे पत्नी, मैं बाद में एक कार खरीदने की योजना बना रहा हूँ। कार खरीदें? हाँ, कार होने से हमारे लिए बाहर जाना ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। एक बार हमारे पास कार आ जाए तो हम बच्चों को माँ और शिशु स्टोर पर ले जाकर उनके लिए कपड़े, फॉर्मूला, डायपर वगैरह खरीद सकेंगे। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ कपड़े खरीदने ले जाना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी अलमारी में ज्यादा कपड़े नहीं हैं। कार खरीदना वाकई एक अच्छा विचार है। आप किस कीमत पर कार खरीदना चाहते हैं? मेरे पास वो 50,000 युआन है जो आपने मुझे पिछली बार दिए थे, मैं बाद में आपको दे दूंगा। यांग जियाई ने सिर हिलाया। कार के साथ यात्रा वाकई ज्यादा सुविधाजनक होगी। कोई जरूरत नहीं, बीवी, तुम ये पैसे रख लो। तुम्हारे पति के पास बहुत पैसा है। अब से मैं तुम्हारा और बच्चों का खर्चा उठाऊंगा। लिन शुवान ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। अब उसके पास सिस्टम से मिले 5 लाख युआन और इनाम वाली कार दोनों थे, इसलिए उसे अपनी पत्नी के पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, खाना खाने के बाद मैं बच्चों के साथ घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है। लगभग 10 मिनट बाद लिन हुआन ने बर्तन से मांस दलिया को कटोरे में निकाला और उन्हें मेज पर रख दिया। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। यांग जियाई ने कटोरे में सुगंधित मांस दलिया को सूंघते हुए कहा। जब तक मेरी पत्नी को यह पसंद है, तब तक आपके पति जीवन भर आपके लिए खाना बना सकते हैं। पतिदेव, धन्यवाद। क्या मैंने आपके पति से यह नहीं कहा था कि आप विनम्रता से बात न करें? तो अब आप अपने पति को धन्यवाद नहीं कह सकती, समझी? लिन जुबान ने उसे याद दिलाया। ठीक है, मैं समझ गया। लिन जुबान की नजरों को देखते हुए यांग जियाई ने मीठी हंसी के साथ सिर हिलाया। पत्नी, आओ और मेरा मांस दलिया चखो। कैसा है? लिन हुआन ने चम्मच यांग जियाई को सौंप दिया। ठीक है, मेरे पति जो भी पकाते हैं वह बहुत स्वादिष्ट होता है, तो यह मांस का दलिया भी अच्छा ही होगा। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे इतना अच्छा खाना मिलता है। जब तक मेरी पत्नी को यह पसंद है। पत्नी, मुझे लगता है कि हमें अपना विवाह प्रमाण पत्र लेने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। बच्चों का अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है ना? विवाह प्रमाण पत्र मिलने के बाद हम बच्चों का पंजीकरण कराएंगे। इसके अलावा मैं इस गर्मी में आप सभी को अपने माता पिता से मिलवाने के लिए घर ले जाने की योजना बना रहा हूँ। उन्हें बहुत खुशी होगी अगर उन्हें पता चले कि मैंने इतनी खूबसूरत पत्नी से शादी की है और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, लेकिन क्या तुम्हारे माता पिता मुझे स्वीकार करेंगे? आखिरकार, हम शुरू में। चिंता मत करो पत्नी, मेरे माता पिता से बात करना बहुत आसान है, वे निश्चित रूप से तुम्हें स्वीकार करेंगे। वैसे, उस समय आप बार में अकेले क्यों थे? उसी समय, मेरी एक दोस्त को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और उसकी वजह से मेरा मूड खराब हो गया, इसलिए मैं बार में चली गई। यह सुनकर यांग जियाई की आंखें चमक उठीं और उसने उदास होकर कहा। अध्याय 12 मेरी पत्नी का सबसे अच्छा दोस्त। यह सुनकर लिन हुआन ने यांग जियाई का छोटा सा हाथ पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह के मामलों में उसे कैसे दिलासा दे। पत्नी, जो बीत गया सो बीत गया। अब हमें आगे की ओर देखना चाहिए। मुझे पता है। तुम उस समय बार में क्या कर रहे थे? यांग जियाई ने लिन जुबान की ओर देखते हुए सिर हिलाया। उस समय मैं कुछ सहपाठियों के साथ एक पार्टी में था, थोड़ी शराब पी, शौचालय के लिए बाहर गया और फिर मैं तुमसे टकरा गया। उसके बाद ये सब हुआ। लेकिन तुम उस समय बिना कुछ कहे चले गए थे और मुझे तुम्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई थी। तुम ऐसा दोबारा नहीं कर सकते। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। पहले खाना खा लेते हैं। बाद में मैं कार खरीदने जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें और बच्चों को सामान खरीदने के लिए बाहर ले जाऊंगा। ठीक है। रात के खाने के बाद लिन शुवान ने बर्तन साफ किए। उन्हें धोने के बाद उसने अभी भी सो रहे बच्चों को देखा और मुस्कुराया। पत्नी, मैं अब बाहर जा रहा हूँ। लगभग 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तुम जाओ। रास्ते में सावधान रहना। बच्चे और मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। लिन हुआन ने सिर हिलाया, बेडरूम में गया, कार की चाबियां ली और फिर मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल गया। आवासीय क्षेत्र में पार्किंग स्थल पर पहुंचकर उसने चाबी दबाई और एक काली कार ने आवाज की। लिन शुवान कार के पास गया, दरवाजा खोला और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। कार के अंदर का नजारा देखकर, जो काफी बड़ा था, उसने हल्के से सिर हिलाया। मैं पहले स्कूल जाऊंगा, अपना सामान कार में रखूंगा, फिर 10 बजे के बाद वापस आऊंगा और फिर बच्चों को बाहर ले जाऊंगा। अपने समय की योजना बनाने के बाद लिन हुआन ने चाबी डाली, कार स्टार्ट की और आवासीय क्षेत्र से बाहर निकल गया। कमरे में यांग जियाई ने सोते हुए बच्चे को देखा, मुस्कुराई, अपना फोन निकाला, एक तस्वीर ली और फिर वीचैट खोलकर उसे अपने अच्छे दोस्त झाओ युजिया को भेज दिया। वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। हालांकि अब वह मोडू में नहीं थी, बल्कि चुवानशू में थी। युजिया, हम नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। परसों ही तो मैं बच्चों के पिता से भी मिली थी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह।
झाओ युजिया ने कई प्रश्न चिन्ह भेजे और तभी यांग जियाई का फोन बज उठा। फोन की घंटी सुनकर यांग जियाई ने बच्चों की ओर देखा, जल्दी से कमरे से बाहर चली गई और फोन का जवाब दिया। युजिया, जियाई, क्या तुम बच्चों के पिता से टकरा गई? हाँ, जिस घर में हम अभी रह रहे हैं वह उसने किराए पर लिया है। वह अभी कार खरीदने गया है। आप कैसे मिले? वह आदमी आप सबके साथ कैसा व्यवहार करता है? यह एक संयोग है। मैं उनका गणित शिक्षक हूँ। यांग जियाई ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। उसे भी यह अजीब लगा। दुनिया इतनी छोटी थी, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस स्कूल में वह काम करती थी वहां लिन जुबान से उसकी मुलाकात होगी। वह बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। कल रात उसने अकेले ही बच्चे की देखभाल की, जिससे मुझे अच्छी तरह आराम मिला। जब हम पहली बार मिले थे तो उसने मुझे 50,000 युआन भी दिए थे और कहा था कि मैं उनका इस्तेमाल करूं। तुम्हारी बात से तो यह आदमी बुरा नहीं है। उसका नाम क्या है? क्या तुम्हारे चाचा चाची को पता है? उसका नाम लिन जुबान है। वह इस साल कॉलेज में दूसरे वर्ष का छात्र है। मैंने अभी तक अपने माता पिता को नहीं बताया है। आप जानते हैं कि मेरे पिताजी के साथ मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इसलिए उन्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यांग जियाई ने सिर हिलाते हुए आह भरी। यह सच है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी चाची को बताना ही चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हारे घर के पास ही रहता हूँ, तो क्यों ना मैं जाकर तुम्हारी चाची को बता दूं। यह तुम्हारे पिताजी के साथ तुम्हारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारे रिश्ते बुरे नहीं हैं। तो यह तय हो गया। मैं बाद में तुम्हारी चाची को ढूंढूंगा और उन्हें बता दूंगा। ठीक है, तो आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन जुबान एक छात्र होगा। क्या उसका परिवार बहुत अमीर है? वह तो एक कार भी खरीद रहा है। मैंने उसे यह कहते सुना कि उसका परिवार एक रेस्तरां चलाता है। उनके पास कुछ पैसे होने चाहिए। ओह ओह, याद रखना कि संपर्क में रहो। अगर वह तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो मुझे बता देना, मैं खुद आकर उसे सबक सिखा दूंगी। ठीक है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। तुम्हारी चाची को बताने के बाद मैं तुम्हारे चाचा का रवैया देखूंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। जुबान शू में झाओ युजिया ने फोन रख दिया, थोड़ा सा साफ सफाई की और फिर बाहर चली गई। कुछ ही देर बाद वह यांग जियाई के माता पिता के घर पहुंच गई। उसका घर यांग जियाई के घर के बहुत करीब था, केवल कुछ ही मिनट की दूरी पर। डिंग डोंग, झाओ युजिया ने दरवाजे की घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद एक महिला ने दरवाजा खोला। झाओ युजिया को आते देख वह हल्की सी मुस्कुराई। ओह, मैं युजिया हूँ। अंदर आकर बैठो। आंटी, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ। क्या अंकल घर पर हैं? झाओ युजिया ने माफी मांगते हुए कहा। कोई व्यवधान नहीं, कोई व्यवधान नहीं। तुम्हारे चाचा की आज क्लास है और वे बच्चों को पढ़ाने गए हैं। वे दोपहर में वापस आएंगे। अंदर आओ और बैठो। ठीक है आंटी, मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ कहना है। जियाई के बारे में कुछ? हाँ, यह जियाई के बारे में है। घर में प्रवेश करते हुए झाओ युजिया सोफे पर बैठ गया और मुस्कुराया। वह लड़की कैसी है? वह बहुत समय से घर से बाहर है और अक्सर घर पर फोन नहीं करती। हालांकि उसके पिता ने शुरू में उसे दोषी ठहराया था, लेकिन इतने समय बाद उन्होंने उसे माफ कर दिया है। लेकिन तुम अपने चाचा के गुस्से को भी जानते हो। वह सब कुछ अपने तक ही रखना पसंद करते हैं। आह, आंटी, जियाई ने अभी अभी मुझे बताया कि उसकी मुलाकात बच्चों के पिता से हुई थी और वह उसके साथ रह भी रही है। उस आदमी का नाम लिन जुवान है। वह जियाई के ही स्कूल में द्वितीय वर्ष का छात्र है। ओह, तुम्हें वह आदमी मिल गया। और वह एक छात्र है। और वे साथ रह रहे हैं। वह कैसा है? क्या वह जियाई के साथ अच्छा है? यह सुनकर यांग जियाई की मां तुरंत भड़क उठी। अगर लिन जुबान नाम का यह आदमी और उसके और उनकी बेटी के बीच जो हुआ वह न होता तो परिवार का माहौल ऐसा नहीं होता। आंटी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियाई ने कहा कि वह आदमी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। जब वे पहली बार मिले थे तो उसने सीधे जियाई को 50,000 युआन ट्रांसफर कर दिए थे और कल रात उसने अकेले ही बच्चे की देखभाल भी की, जिससे जियाई आराम से सो पाए। मैंने सुना है कि वह आज एक कार भी खरीदने गया था। यह सुनकर यांग जियाई की मां ने राहत की सांस ली। जब तक लिन जुबान उसकी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करेगा वह संतुष्ट रहेगी। वह कार खरीद रहा है। क्या वह दूसरी पीढ़ी का अमीर आदमी है? मैंने सुना है कि उनका परिवार एक रेस्तरां चलाता है। उनके पास वास्तव में कितना पैसा है मुझे ठीक से पता नहीं है। युजिया, आंटी के पास कुछ है जिससे मैं तुम्हें परेशान करना चाहती हूँ। यांग जियाई की मां ने सिर हिलाया, एक पल के लिए हिचकिचाई और झाओ युजिया की ओर देखा। आंटी, क्या बात है? जरा बोलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मोडू जाओ और देखो कि लिन जुवान नाम का वह आदमी जियाई के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। हालांकि जियाई ने तुम्हें फोन पर बताया था, एक माँ होने के नाते मैं अभी भी थोड़ी असहज हूँ। ओह, मैं समझ गया। कोई बात नहीं आंटी।
जियाई और मैं अच्छे दोस्त हैं, और सबसे अच्छे दोस्त भी। उसका काम मेरा काम है। ऐसा क्यों ना हो, अगले शनिवार को मैं वहां जाऊं और देखूं कि लिन जुबान जियाई के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। युजिया, धन्यवाद। झाओ युजिया को सहमत देखकर यांग जियाई की मां ने झाओ युजिया का हाथ पकड़ लिया और आभार व्यक्त किया। आंटी, आप बहुत दयालु हैं। अगर वह सचमुच जियाई के साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो आप सभी निश्चिंत हो सकते हैं। अगर वह जियाई और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, तो मैं उन्हें वापस ले आऊंगा। अध्याय 13 सीनियर लिन, क्या आप मुझे कार में आने के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे? लिन हुआन अपनी कार को स्कूल के प्रवेश द्वार तक ले गया, सुरक्षा गार्ड के पास पंजीकरण कराया और फिर परिसर में चला गया। उनके स्कूल में भी कुछ छात्र गाड़ी चलाकर परिसर में आए, इसलिए सुरक्षा गार्ड ने बस उसका पंजीकरण किया और उसे जाने दिया। कार को पार्किंग स्थल में पार्क करके लिन हुआन बाहर निकला और पुरुष छात्रावास की ओर चल पड़ा। यद्यपि शनिवार था, फिर भी स्कूल में बहुत से छात्र ऐसे थे जो घर नहीं गए थे क्योंकि वे बहुत दूर रहते थे। 504 लिन जुबान का छात्रावास कक्ष था। दरवाजे पर पहुंचकर लिन जुबान ने दस्तक दी। कौन है भाई? कमरे के अंदर से लू शिनबो की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला और लिन जुबान को देखकर थोड़ा दंग रह गया। क्या हुआ? तुम मुझे सिर्फ एक रात के बाद भी नहीं पहचानते? लू शिनबो के हैरान चेहरे को देखकर लिन जुबान मुस्कुराई। भाई जुबान, कल रात तुम कहाँ गए थे? हमने तुम्हें संदेश भेजे थे, पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? मुझे बच्चों की देखभाल करनी थी। अब मैं पिता हूं, और कल रात मैं बच्चों की देखभाल कर रहा था। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया और छात्रावास के कमरे में चला गया। सच में तुम्हारे बच्चे हैं? कल मुझे लगा कि तुम मजाक कर रही हो। वे कैसे हैं? क्या तुम्हारे दोनों बच्चे प्यारे हैं? क्या तुमने कोई तस्वीरें ली? चलो उन्हें देखते हैं। मैंने अभी तक तस्वीरें नहीं ली हैं। सोमवार तक इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी। बच्चों की बात करें तो वे बेशक प्यारे हैं। आखिरकार मैं इतनी सुंदर हूं, तो बच्चों का रूप भी बुरा नहीं होगा। भाई जुबान, आप हमेशा इतने आत्ममुग्ध रहते हैं। वैसे वे कहाँ हैं? वे आज सुबह सुबह बाहर गए थे। शायद वे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गए होंगे। क्या तुम्हें कोई नहीं मिला? भाई जुबान, खेल गर्लफ्रेंड से ज्यादा मजेदार होते हैं। अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती, तो मुझे हर दिन उसके साथ समय बिताना पड़ता, और जब वो गुस्सा हो तो उसे दिलासा देना पड़ता। औरतें तो बस मुझे आगे बढ़ने से रोकती हैं। लू शिनबो ने मुस्कुराते हुए अपनी भौहें चढ़ाईं। तुम अब जवान नहीं रहे। तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड ढूंढनी चाहिए। दरअसल, एक बार गर्लफ्रेंड बन जाए, तो तुम्हारे विचार अब से अलग हो जाएंगे। लू शिनबो की बात सुनकर लिन शुवान थोड़ा अवाक रह गई। भाई जुबान, मेरी परवाह मत करो। तुम्हारी पत्नी छात्रा है या नौकरी करती है? वह मुझसे 3 साल बड़ी है और अभी से काम कर रही है। अगर मौका मिला, तो मैं आप लोगों को उससे मिलवा दूंगा। जब आप उसे देखेंगे और जानेंगे कि मेरी पत्नी कौन है, तो आप जरूर हैरान रह जाएंगे। क्या वो किसी कंपनी के मालिक की बेटी होगी? बहुत अमीर? यह सुनकर लू शिनबो ने चुपके से लिन जुबान की पत्नी की पहचान के बारे में अनुमान लगाया। अगर वह कोई साधारण इंसान होती, तो उन्हें हैरानी नहीं होती। अगर वह वैसा ना हो जैसा उसने सोचा था, तो उन्हें जरूर हैरानी होती। मैं आज अपना सामान पैक करने आया हूँ। अब से मैं बाहर ही रहूंगा। मुझे बाहर जगह मिल गई है। बिल्कुल नहीं, भाई जुबान, पत्नी मिलने के बाद भी तुम हमें छोड़ रहे हो। क्या तुम हमारी 1 साल से ज्यादा पुरानी दोस्ती के लायक हो? यह सुनकर लू शिनबो ने दिल टूटने का नाटक किया। दफा हो जाओ, लिन जुबान ने मुस्कुराते हुए शाप दिया। उन दोनों को बाद में बताना। सामान पैक करने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। लिन हुआन अपने बिस्तर पर आया, सामान पैक कर रहा था और बातें भी कर रहा था। ठीक है भाई जुबान, मैं आपकी मदद करूंगा। लू शिनबो ने सिर हिलाया और लिन हुआन को पैक करने में मदद की। कुछ ही देर बाद लिन शुवान ने अपना सामान पैक कर लिया। लू शिनबो की तरफ देखते हुए वह मुस्कुराया और बोला, तो मैं जा रहा हूँ। सोमवार को मिलते हैं। ठीक है भाई जुबान, सोमवार को मिलते हैं। अपना सामान लेकर लिन हुआन छात्रावास से बाहर निकला और अपनी कार की ओर चला गया। उन्होंने डिक्की खोली, अपना सारा सामान अंदर रखा, दरवाजा बंद किया और अंदर जाने ही वाले थे कि एक छात्रा उनके पास आए और उनका अभिवादन किया। सुप्रभात सीनियर लिन। लिन हुआन इस अपरिचित छात्र को देखकर थोड़ा उलझन में था, लेकिन फिर भी उसने विनम्रता से कहा, नमस्ते। नमस्ते सीनियर लिन, मेरा नाम चेन यिलिंग है, मैं प्रथम वर्ष की कक्षा 2 का छात्र हूँ। क्या यह आपकी कार है? यह मेरी कार है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? इस कार की कीमत कम तो नहीं होगी ना? शायद 1 या 2 लाख होगी। सीनियर लिन, मेरे पास अभी कुछ खाली समय है। क्या मैं आपको घुमाऊं? चेन यिलिंग ने अपने बालों की एक लट कान के पीछे की और लिन जुबान को एक चुलबुली नजर से देखा। उसकी बातें सुनकर लिन शुवान तुरंत मुस्कुरा दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने देखा हो कि उसने एक कार खरीदी है और वह उससे फ्लर्ट करना चाहती थी। माफ करना, मुझे अपनी पत्नी के पास वापस जाना है।
मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। यह कहने के बाद लिन हुआन ने कार का दरवाजा खोला, अंदर बैठ गया, अपनी सीट बेल्ट बांधी और सीधे स्कूल से बाहर चला गया, चेन यीलिंग को अकेला छोड़कर हवा में भ्रमित। हालांकि उसे एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। लिन जुवान ने कहा कि उसकी पहले से ही एक पत्नी है। उसकी पत्नी है? नामुमकिन है ना। मैंने तो कभी उसकी पत्नी के बारे में सुना ही नहीं। वो मुझे ठुकराने के लिए जानबूझकर कोई बहाना बना रहा होगा। हाहा सीनियर लिन, हालांकि इस बार आप जा रहे हैं, हम सोमवार को मिलेंगे। 1 या 2 मिलियन की कार खरीदने में सक्षम होने के कारण लिन जुवान का परिवार बहुत अमीर होगा। अगर वह लिन जुवान के साथ रह पाती तो शायद वह एक अमीर औरत की जिंदगी जी पाती। इसके अलावा लिन हुआन पहले से ही बहुत सुंदर था और स्कूल में सबका चहेता था। वह ऐसे व्यक्ति को इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं थी। लिन शुवान स्कूल से निकला लेकिन सीधे वापस नहीं लौटा। इसके बजाय वह थोड़ी देर गाड़ी चलाता रहा, अपनी पत्नी के लिए कुछ स्नैक्स खरीदने सुपरमार्केट गया और समय देखा, सुबह के 10:11 बजे। तभी लिन हुआन उनके निवास की ओर चला। समुदाय में पहुंचकर उसने कार पार्क की, डिक्की खोली, अपना सामान निकाला और खरीदे हुए नाश्ते उठाए। लिन जुबान ऊपर चला गया। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने चाबी निकाली, दरवाजा खोला, अंदर गया और दरवाजा बंद कर दिया। यांग जियाई ने लिविंग रूम से आवाज सुनी और एरबाओ को पकड़े हुए अंदर से बाहर आ गई। पतिदेव, आप वापस आ गए। पत्नी, मैं वापस आ गया हूँ। ये हाँ। एरबाओ ने देखा कि उसके पिता वापस आ गए हैं और वह अपनी मां की बाहों में खिलखिलाकर मुस्कुराया, अपने पिता का घर पर स्वागत करते हुए। बेबी, पापा वापस आ गए हैं। लिन हुआन ने अपना सामान नीचे रखा, यांग जियाई के पास गया और एक सौम्य मुस्कान के साथ उसकी बाहों में एरबाओ को देखा। पत्नी, मैंने कार खरीद ली है और तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स भी खरीदे हैं। जब तुम्हें भूख लगे तुम इन्हें खा लेना। हम जल्द ही बच्चों के लिए चीजें खरीदने जाएंगे। कार, इसकी कीमत कितनी थी? महंगा नहीं, बस लगभग 10 लाख। लिन हुआन ने 2 मिलियन नहीं कहा, बल्कि 1 मिलियन घटा दिया और सीधे कहा कि इसकी लागत केवल 1 मिलियन है। 10 लाख? इतना पैसा क्यों खर्च करना? कार तो बस एक यातायात का साधन है, इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? यह सुनकर कि उसने एक कार पर 10 लाख खर्च किए हैं, यांग जियाई को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने कुछ दिल दुखते हुए कहा। हालांकि वह नहीं जानती थी कि लिन हुआन के पास वास्तव में कितना पैसा है, लेकिन इस पैसे को इतनी लापरवाही से खर्च नहीं किया जाना चाहिए, है ना? अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है और तुम्हें अपने पति के पैसे खर्च करने पर अभी से बुरा लग रहा है। बीवी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे पति के पास बहुत पैसा है। तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं भी एक घर खरीदने की योजना बना रहा हूँ। इस तरह हमारा अपना घर होगा। आज तुमने एक कार पर 10 लाख खर्च कर दिए और फिर से घर खरीदने की सोच रहे हो। एक साथ इतना पैसा खर्च कर रहे हो, अगर तुम्हारे चाचा चाची को पता चलता तो वे तुम्हें जरूर डांटते। यांग जियाई ने अपना सिर हिलाया, लिन जुबान के इस समय घर खरीदने पर कुछ हद तक असहमति जताते हुए। अध्याय 14 अपनी पत्नी और बच्चों को खरीदारी के लिए बाहर ले जाना। जियाई, चिंता मत करो, मैंने ये सारा पैसा खुद कमाया है। मैं आमतौर पर शेयरों में हाथ आजमाता हूं और इसमें से ज्यादातर पैसा मैंने शेयर ट्रेडिंग से कमाया है। लिन हुआन ने एक बहाना ढूंढा और समझाया। शेयर बाजार लॉटरी जीतने से बेहतर बहाना था और इसका इस्तेमाल झूठ बोलने के लिए भी किया जा सकता था। शेयरों से कमाया? किस तरह का शेयर बाजार इतना पैसा कमाता है? यह सुनकर यांग जियाई थोड़ा हैरान हुआ। शेयरों से पैसा कमाना वाकई प्रभावशाली था। हाल ही में शेयर बाजार में तेजी आई है, इसलिए मैंने कुछ पैसे कमाए हैं। जहां तक मेरे माता पिता का सवाल है, मैंने उन्हें अभी तक नहीं बताया है। उन्हें अभी तक पता नहीं है। मैं अगले हफ्ते उन्हें बताने की योजना बना रहा हूँ। ओह, मैं समझ गया। ठीक है, लेकिन अगर आपने बहुत सारा पैसा भी कमा लिया हो तो भी आप उसे लापरवाही से खर्च नहीं कर सकते, समझे? ठीक है पत्नी, मैं समझ गया। अब से मैं तुम्हें काम चलाने के लिए पैसे दूंगा। मैं इसे नहीं संभाल पाऊंगा। मैं कोई गृहस्थी नहीं संभाल सकता। जब तक आप इसे लापरवाही से खर्च नहीं करते, तब तक कोई बात नहीं। यांग जियाई ने सिर हिलाया। जब तक लिन जुबान इसे लापरवाही से खर्च नहीं करती, उसे पैसों का प्रबंधन करने की कोई जरूरत नहीं थी। यदि किसी व्यक्ति पर बहुत अधिक नियंत्रण रखा जाए तो वह निश्चित रूप से इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरी पत्नी सचमुच मेरी पत्नी है, बहुत समझदार है। वाह वाह। कमरे में दबाव की चीखें सुनी जा सकती थीं। दबाव की चीखें सुनकर लिन हुआन जल्दी से अंदर चला गया। दबाव, रो मत, डैडी वापस आ गए हैं। आओ डैडी तुम्हें गले लगा लें। लिन शुबान ने दबाव के डायपर पर नजर डाली, जो गंदा नहीं था। उसने जल्दी से दबाव को उठाया और उसे सहलाया। जैसे ही दबाव को उसके पिता ने गोद में लिया, उसने तुरंत रोना बंद कर दिया। दबाव को रोना बंद करते देख लिन शुबान हल्के से मुस्कुराया। दबाव को शायद लगा होगा कि उन्होंने उसकी उपेक्षा की है, इसलिए वह रो रहा था।
बेबी, बाद में पापा तुम्हें नए कपड़े और खिलौने खरीदने के लिए बाहर ले जाएंगे, ठीक है? ये हाँ, ये हाँ। दबाव को बेडरूम से बाहर ले जाते हुए लिन हुआन ने यांग जियाई को देखा और धीरे से कहा, पत्नी, चलो तैयार हो जाओ और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने के लिए बाहर चलते हैं। ठीक है। लिन जुबान ने यांग जियाई और बच्चों के कपड़े बदले और खुद भी अपने कपड़े बदले। फिर वह दोनों बच्चों को लेकर कमरे से बाहर चला गया। पड़ोस में पहुंचकर लिन हुआन यांग जियाई और अन्य लोगों को कार में ले गया। पति, क्या यह कार है? यांग जियाई ने कार को देखा, एक काली सेडान और एक मध्यम आकार की एसयूवी भी। वह बहुत संतुष्ट थी। बड़ी कार का मतलब था अधिक विशाल इंटीरियर, जो शिशुओं के लिए कार सीटें रखने के लिए अधिक सुविधाजनक होगा। हाँ, बीवी, यही कार है। आओ, पहले तुम दोनों बैठो। लिन हुआन ने यांग जियाई के लिए कार का दरवाजा खोला, जिससे वह एयरबाओ को पहले अंदर ले जा सकी। यांग जियाई ने सिर हिलाया और एयरबाओ को अंदर ले गया। कार में कोई और अजीब गंध नहीं थी। कोई अजीब गंध न आना अच्छी बात थी। उसे याद आया कि उसने एक सहकर्मी से सुना था कि कुछ सस्ती कारों के अंदर एक अजीब सी गंध होती है और लोगों को उनमें बैठने से पहले उन्हें साफ करना पड़ता है। पत्नी, कैसी है? क्या यह कार ठीक रहेगी? बाद में हम बच्चों के लिए एक जोड़ी कार सीट खरीद लेंगे और फिर हम उन्हें कार सीट पर बिठा सकेंगे। यह बहुत अच्छी है। इस कार का इंटीरियर बहुत विशाल है। यांग जियाई ने बहुत संतुष्ट होकर सिर हिलाया। दबाओ, मम्मी के पास जाओ। पापा कार चलाकर तुम्हें माँ और बच्चे की दुकान पर ले जाएंगे। दाबाओ को यांग जियाई को सौंपते हुए लिन हुआन ड्राइवर की सीट पर बैठ गया, अपनी सीट बेल्ट बांधी, अपनी पत्नी दाबाओ और एयरबाओ की ओर देखा और फिर गाड़ी चला दी। कुछ ही देर बाद कार माँ और बच्चे की दुकान के बाहर आ पहुंची। लिन जुबान ने कार पार्क की, जल्दी से बाहर निकली, पिछला दरवाजा खोला और अंदर से दाबाओ को ले गई। यांग जियाई ने एयरबाओ को भी कार से बाहर निकाला। दरवाजा बंद करने के बाद उसने सामने माँ और बच्चे की दुकान की तरफ देखा। दबाओ और एयरबाओ अपने माता पिता की गोद में उत्सुकता से चारों ओर देख रहे थे। वे हर चीज के बारे में बहुत उत्सुक रहते थे। पत्नी, क्या यह दबाओ और एयरबाओ का पहली बार बाहर जाना है? हाँ, ऐसा ही है। बच्चों के जन्म के बाद, क्योंकि वे अभी छोटे थे, मैंने उन्हें घर पर ही रखा और बाहर नहीं निकाला। यह उनका पहली बार बाहर जाना है। दबाओ, एयरबाओ, यह माँ और बच्चे की दुकान है, जहाँ मम्मी आपके लिए दूध पाउडर और डायपर खरीदती हैं, ठीक है? यांग जियाई ने बच्चों की ओर देखा, जो उत्सुकता से अपनी बाहों में इधर उधर देख रहे थे, और उन्हें समझाया। पत्नी, बाहर बहुत गर्मी है, चलो बच्चों को अंदर ले चलते हैं। ठीक है, बच्चों, चलो चलें। चलो पापा और मम्मी के साथ माँ और बच्चे की दुकान पर खरीदारी करने चलें। जैसे ही लिन जुबान और यांग जियाई अपने दो बच्चों के साथ माँ और बच्चे की दुकान में गए, दुकान में मौजूद माताओं ने लिन जुबान और उसके परिवार को आते देखा तो वे चौंक गईं। अरे, देखो, वह आदमी कितना सुंदर है। एक माँ ने अपने बगल में बैठी अपनी सहेली से फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, वह आदमी सचमुच बहुत सुंदर है, मेरे पति से भी ज्यादा सुंदर। वह औरत जरूर उसकी पत्नी होगी, और वह भी बहुत सुंदर है। वे सचमुच स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं, और उनकी गोद में जो छोटे बच्चे हैं वे बहुत प्यारे हैं। अगर मेरा बच्चा भी उनके बच्चे जितना प्यारा होता, तो यह बहुत अच्छा होता। हाँ, प्यारे बच्चे हमेशा दूसरे परिवारों के होते हैं, आह। लिन हुआन ने अपने आसपास से गुजर रहे राहगीरों की चर्चा सुनी, हल्के से मुस्कुराया और उन्हें अनदेखा कर दिया। जल्द ही एक सिलसिगरल वहां आई, लिन जुबान और यांग जियाई को देखा और मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। नमस्ते आप दोनों। आप अपने बच्चों के लिए क्या खरीदना चाहेंगे? पत्नी, तुम उसे बताओ कि बच्चों के लिए क्या खरीदना है। लिन हुआन अभी भी इस बात को लेकर अनिश्चित था कि शिशुओं को क्या चाहिए, इसलिए उसने अपनी पत्नी को जवाब देने दिया। नमस्ते, क्या आपके यहाँ कार सीटें और स्ट्रॉलर उपलब्ध हैं? जी हाँ, महोदया, कृपया मेरे पीछे आइए। सिलसिगरल ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, उसकी निगाहें एक पल के लिए लिन जुबान के चेहरे पर टिकी रहीं, फिर वह लिन जुबान और यांग जियाई को घुमक्कड़ अनुभाग में ले गई। हमारे यहाँ दो प्रकार के स्ट्रॉलर हैं। पहला प्रकार ए टाइप स्ट्रॉलर है। बच्चा घुमक्कड़ में सीधा लेट सकता है, इसलिए यदि बच्चा सो भी जाए तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चूंकि पहिए बड़े हैं, इसलिए असमान जमीन से धक्के कम लगेंगे और बच्चा इसमें बैठकर बहुत सुरक्षित महसूस करेगा। अगर हैंडल की दिशा बदली जा सके, तो आप बच्चे का चेहरा देखते हुए उसे टहलने के लिए भी ले जा सकते हैं। हालांकि इस तरह का स्ट्रॉलर भारी होता है और बहुत जगह घेरता है। दूसरा प्रकार बी प्रकार घुमक्कड़ है। इस प्रकार का घुमक्कड़ छोटा और हल्का होता है, जिसमें आसान हैंडल नियंत्रण और सुविधाजनक मोड़ होता है। इसका उपयोग संकीर्ण गलियारों वाली दुकानों में खरीदारी करने या भीड़ भाड़ वाली जगहों से गुजरने के लिए किया जा सकता है। जब इसे मोड़ा जाता है, तो यह ट्रेन में भी ज्यादा जगह नहीं घेरता है, और इसे कार की डिक्की में रखा जा सकता है, जिससे यह लंबी यात्राओं के लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। ए टाइप स्ट्रॉलर की तुलना में सीट थोड़ी संकरी है और समायोज्य कोण छोटा है। आप दोनों को किस प्रकार की आवश्यकता है?
पत्नी, बी टाइप स्ट्रॉलर ज़्यादा सुविधाजनक है। मुझे लगता है कि हम बी टाइप स्ट्रॉलर खरीद सकते हैं। तो फिर हम बी टाइप स्ट्रॉलर लेंगे। ठीक है। और जब बच्चे बाहर जाते हैं तो उन्हें सुरक्षा उपायों की ज़रूरत होती है। हमारे पास ध्वनिरोधी टोपियाँ, धूप से बचाने वाली टोपियाँ वगैरह हैं। क्या आपको इनमें से किसी की ज़रूरत है? हाँ, यांग जियाई ने सिर हिलाया। वह माँ और शिशु स्टोर पर खास तौर पर ये चीज़ें खरीदने आई थी। अध्याय 15 अपनी पत्नी और बच्चे के लिए कपड़े खरीदना। ठीक है, कृपया मेरे पीछे आओ। महिला दुकानदार घुमक कर ले आए, उसे खोला और वहां रख दिया। फिर उसने लिन जुबान और यांग जियाई को बच्चों के लिए ध्वनिरोधी टोपियां चुनने के लिए कहा। जब यांग जियाई बच्चों के लिए ध्वनिरोधी टोपी चुन रही थी, लिन जुबान ने चारों ओर देखा और उनके लिए कुछ खिलौने भी चुने। बेबी, पहले पापा तुम्हें घुमक्कड़ में बिठा दें, फिर तुम और तुम्हारी बहन धूप वाली टोपी पहन सकती हैं। लिन हुआन ने धीरे से दाबाव से कहा, फिर उसे घुमक्कड़ में बिठाया और उस पर एक धूप टोपी पहना दी। ये हाँ। अपनी माँ की गोद में बैठी एरबाओ ने अपने भाई को धूप से बचाने वाली टोपी पहने देखा और अपनी माँ से आग्रह किया कि वह भी उसे टोपी पहना दें। ठीक है, बेबी, मम्मी तुम्हें भी सनहैट पहना देंगी। यांग जियाई मुस्कुराए, एरबाओ को घुमक्कड़ में बिठाया और एरबाओ को सनहैट पहना दी। हम, दबाओ और एरबाओ अपनी धूप वाली टोपी पहने हुए बहुत प्यारे लग रहे हैं। आपके दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। उनकी उम्र क्या है? महिला दुकान सहायक ने दो प्यारे बच्चों को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। सिर्फ 3 महीने का। 3 महीने का है ना? इस उम्र के बच्चों के साथ आपको सचमुच अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है। ओह, ठीक है, हम एक जोड़ी कार सीट खरीदने की भी योजना बना रहे हैं। कार की सीटें यहाँ हैं, कृपया आप दोनों मेरे पीछे आ जाइए। कार सीट, विभिन्न वजन या आयु वर्ग के बच्चों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई सीट, जिसे कार में लगाया जाता है, जो बच्चों की यात्रा सुरक्षा को प्रभावी ढंग से सुधार सकती है। कार सीट, एक बाल सुरक्षा प्रतिबंध प्रणाली जिसे मोटर वाहन में लगाया जा सकता है, जिसमें सीट बेल्ट असेंबली या आइसोफिक्स इंटरफेस, समायोजन तंत्र, सहायक उपकरण और अन्य घटकों के साथ लचीले हिस्से शामिल होते हैं। कार की टक्कर या अचानक गति कम होने की स्थिति में, यह बच्चों पर प्रभाव बल को कम कर सकता है और उनके शरीर की गति को प्रतिबंधित कर सकता है, जिससे उन्हें चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। सेफ्टी सीट, कार की सीट से जुड़ी एक सीट होती है, जो एक कार सहायक उपकरण है जिसमें एक सुरक्षा कार्य होता है। आमतौर पर, जिसे सेफ्टी सीट, चाइल्ड सेफ्टी सीट और चाइल्ड कार सेफ्टी सीट कहा जाता है, ये सभी इसी सेफ्टी सीट को संदर्भित करते हैं। यह सीट विशेष रूप से बच्चों के लिए है तथा कार दुर्घटना की स्थिति में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे रोका जा सकता है। कार सीटें मुख्य रूप से सुरक्षात्मक उपकरण हैं जो बच्चे के शरीर के आकार के अनुसार बनाए जाते हैं तथा उनकी तकनीकी सामग्री और मूल्य निर्माता के आधार पर भिन्न होते हैं। महिला दुकान सहायक ने चलकर उनका परिचय लिन जुवान और यांग जियाई से कराया। यांग जियाई और लिन जुवान ने घुमक्कड़ को धक्का दिया, जिसमें दबाव और एरबाव अंदर लेटे हुए थे। थोड़ी देर बाद, सहायक लिन हुआन और अन्य लोगों को कार की सीट वाले हिस्से में ले गया। सर, मैडम, ये बच्चों के लिए कार सीटें हैं। लिन जुबान और यांग जियाई ने चारों ओर देखा और प्रत्येक ने एक लाल और एक काली कार सीट चुनी। हम इन दोनों को ले लेंगे। ठीक है। सर, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या आप गाड़ी चलाकर यहाँ आए हैं? अगर आए हैं, तो हम आपके लिए कार की सीटें मुफ्त में लगा सकते हैं। महिला दुकान सहायक ने सिर हिलाया और लिन जुबान से पूछा। यह बहुत बढ़िया है, फिर धन्यवाद। मेरी कार बाहर है। सर, क्या आपको कुछ और खरीदना है? हम, अभी के लिए बस इतना ही। अगर भविष्य में हमें कुछ और खरीदने की जरूरत पड़ी, तो हम फिर आएंगे। ठीक है, महोदय, कृपया वहां भुगतान करें। भुगतान के बाद, हम आपके लिए कार सीटें निःशुल्क लगाने के लिए किसी की व्यवस्था कर देंगे। ठीक है, पत्नी, चलो भुगतान करें। हम, लिन शुवान यांग जियाए और बाकी लोगों को कैशियर के पास ले गया। कैशियर द्वारा सामान स्कैन करने के बाद, लिन शुवान ने अपना फोन निकाला और भुगतान पूरा किया। महिला दुकानदार को भी कोई मिल गया। साहब, यह हमारी माँ और शिशु स्टोर का कर्मचारी है। यह आपकी कार में कार सीटें लगाएगा। ठीक है। लिन हुआन ने सिर हिलाया, घुमक्कड़ को धक्का दिया और यांग जियाए और अन्य लोगों को कार तक ले गया। उन्होंने कार का दरवाजा खोला और उस व्यक्ति से कहा कि दोनों कार सीटें पीछे लगा दी जाएं। कर्मचारी ने सिर हिलाया, कार की सीटें लीं और उन्हें लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में, दोनों कार सीटें पीछे की तरफ लग गईं। सर, कार की सीटें लगा दी गई हैं। धन्यवाद। कोई बात नहीं। दुकान सहायक ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, फिर दुकान में वापस चली गई। चलो, दबाओ, एरबाओ, चलो कार की सीटें आजमाते हैं। लिन हुआन ने दबाव को कार की सीट पर बिठाया और यांग जियाई ने एरबाओ को पकड़कर एरबाओ को भी कार की सीट पर बिठाया। ही हाँ। दबाव और एरबाओ कार की सीटों पर बैठे, अपना सिर झुकाए और उत्सुकता से चारों ओर देख रहे थे। पत्नी, देखो, दबाव और एरबाओ कार की सीटों के बारे में बहुत उत्सुक हैं।
हाँ, आखिरकार वे पहली बार उसमें बैठे हैं। पत्नी, तुम पहले अंदर जाओ और दबाओ और एयरबाओ के साथ रहो। मैं घुमक्कड़ और बाकी सामान ट्रंक में रख दूंगा। ठीक है। यांग जियाई थोड़ा मुस्कुराया, कार में बैठ गया और दबाओ और एयरबाओ के साथ रुक गया। लिन शुवान ने दोनों घुमक्कड़ों को डिक्की में धकेला, उसे खोला, उन्हें मोड़ा और डिक्की में रख दिया। फिर उसने अपने हाथ में पकड़े हुए शॉपिंग बैग भी अंदर रख दिए। उसने डिक्की का दरवाजा बंद किया, ड्राइवर की सीट पर गया, दबाओ और एयरबाओ की तरफ देखा, मुस्कुराया और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वे बच्चों के कपड़ों की एक दुकान पर पहुंचे। बच्चों के कपड़ों की दुकान से कुछ ही दूरी पर महिलाओं के कपड़ों की एक दुकान भी थी। उसने एक पार्किंग की जगह ढूंढी और गाड़ी खड़ी कर दी। लिन जुबान ने मुड़कर दबाओ, एयरबाओ और उसकी पत्नी को देखा। पत्नी, हम पहले बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीदेंगे। पास ही महिलाओं के कपड़ों की एक दुकान भी है, इसलिए बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के बाद हम तुम्हारे लिए कपड़े ढूंढेंगे। मेरे पास अभी भी घर पर बहुत सारे कपड़े हैं, इसलिए मैं कोई भी नहीं खरीदूंगा। तुम्हारे पास बस कुछ ही कपड़े हैं जिन्हें तुम बार बार पहनती हो। अपने पति की बात मानो, मैं तुम्हें बाद में कपड़े खरीदने ले जाऊंगा। मेरे लिए पैसे बचाने की कोशिश मत करना। लिन हुआन ने परवाह न करते हुए अपना हाथ हिलाया। अब उसके पास पैसा था, उसकी हालत खराब नहीं थी। अगर वह कंगाल होता तो बचत कर सकता था, लेकिन अब जब उसके पास पैसा था तो जानबूझकर इतनी बचत करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा इसे उसका मुआवजा भी माना जा सकता है। ही हाँ। ठीक है तो लिनहुआन कार से बाहर निकला, फिर से घुमक्कड़ को बाहर निकाला, उसे खोला, पीछे की सीट पर गया, दरवाजा खोला और एयरबाओ को घुमक्कड़ में डाल दिया। यांग जियाई ने कार से बाहर आकर उसका पीछा किया, दबाव को पकड़ लिया और उसे घुमक्कड़ में बिठा दिया। बच्चे पहले से ही धूप से बचने वाली टोपी और ध्वनिरोधी टोपी पहने हुए थे। 3 महीने के बच्चों पर ध्यान से नजर रखने की जरूरत है। अगर उन्हें सर्दी जुकाम हो जाए या वे बीमार पड़ जाएं तो अच्छा नहीं होगा। सब कुछ तैयार था। लिन शुबान और यांग जियाई ने घुमक्कड़ को धकेला और साथ साथ बच्चों के कपड़ों की दुकान में चले गए। अरे लिली, देखो वह आदमी कितना सुंदर है। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक महिला दुकान सहायक ने अपने सहकर्मी को धीरे से अपने पास बुलाया और फुसफुसाया। लिली नाम की लड़की ने अपने सहकर्मी की बातें सुनी, उसकी ओर देखा और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। हाँ, लिंग लिंग, वह आदमी बहुत सुंदर है, लेकिन यह शर्म की बात है कि वह पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। हाँ, कितने अफसोस की बात है। इतने खूबसूरत लड़के की इतनी जल्दी शादी क्यों हो गई? लिंगलिंग नाम की लड़की ने आह भरी। ठीक है, पछताना बंद करो। वे यहाँ सामान खरीदने आए हैं, जल्दी करो और उनका स्वागत करो। अध्याय 16। मेरी पत्नी चाहे कुछ भी पहने, वह सुंदर दिखती है। आप दोनों का स्वागत है। आप क्या खरीदना चाहेंगे? लिली नाम की लड़की मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और पूछा। मुझे बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं। लिन हुआन ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपके बच्चे कितने साल के हैं? 3 महीने। 3 महीने, ठीक है। कृपया मेरे पीछे आइए। सेल्सवुमन लिन जुवान और यांग जियाई को 3 महीने के शिशु के कपड़ों के खंड में ले गई। सर, मैडम, ये कपड़े 3 महीने के बच्चों के लिए उपयुक्त हैं। ठीक है, पहले हम देख लेंगे। लिन हुआन और यांग जियाई ने एक दूसरे को देखा और अपने बच्चों के लिए कपड़े चुनने लगे। यांग जियाई ने एक गुलाबी टी शर्ट पकड़ी और एरबाओ को देखा। बेबी, क्या तुम्हें यह पसंद है? ये हाँ। ये हाँ। एरबाओ घुमक्कड़ में लेटा हुआ था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी जब वह अपनी माँ के हाथ में रखे कपड़ों को देख रहा था। लिन हुआन ने भी एक सफेद पोशाक उठाई और एरबाओ से पूछा। कुछ ही समय में उन्होंने दाबाओ और एरबाओ के लिए 5-5 पोशाकें चुन लीं। कपड़ों को पैक करने के लिए सेल्सवुमन को सौंपते हुए लिन हुआन ने अपना फोन निकाला, भुगतान किया और फिर शॉपिंग बैग लेकर और घुमक्कड़ को धकेलते हुए अपनी पत्नी के साथ बच्चों के कपड़ों की दुकान से निकल गया। कपड़ों को ट्रंक में रखने के बाद लिन हुआन ने यांग जियाई की ओर देखा। पत्नी, चलो बच्चों को ले चलते हैं और तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदते हैं। ठीक है। थोड़ी देर बाद लिन हुआन और यांग जियाई एक महिलाओं के कपड़ों की दुकान पर पहुंचे। महिलाओं के कपड़ों की यह दुकान 2 मंजिलों वाली थी और मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर 2 लिफ्ट थीं। नीचे कुछ देर तक देखने के बाद भी कुछ उपयुक्त न मिलने पर लिन जुवान और यांग जियाई ने घुमक्कड़ को धकेलते हुए एक साथ लिफ्ट ले ली। ये हाँ। दाबाओ और एरबाओ ने उत्सुकता से लिफ्ट की रेलिंग की ओर देखा, उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। दाबाओ, एरबाओ, यह एक लिफ्ट है। जब तक हम इस पर खड़े रहेंगे, यह हमें ऊपर ले जाएगी। हालांकि दाबाओ और एरबाओ अभी भी छोटे थे और इन चीजों को नहीं समझते थे, फिर भी इसने उन्हें समझाने से नहीं रोका। दूसरी मंजिल पर पहुंचने पर वहां भी काफी लोग कपड़े चुन रहे थे। अरे देखो, वह आदमी कितना सुंदर है, क्या वह कोई सेलिब्रिटी हो सकता है? महिलाओं में से एक ने अपने बगल में बैठी अपनी सहेली को खींचा और लिन जुबान की ओर मुंह बनाते हुए उसके चेहरे पर प्रेम विह्वल भाव था। उसकी सहेली ने उसकी बातें सुनी और लिन जुबान का चेहरा देखा।
उसके चेहरे के भाव स्पष्ट थे, मानो नक्काशीदार हों, और उसका कोणीय चेहरा असाधारण रूप से सुंदर था। बाहर से वह कुछ हद तक बेलगाम दिखते थे, लेकिन उनकी आंखों की हल्की चमक लोगों को उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं देती थी। तलवार जैसी भौहों के नीचे लंबी, पतली आड़ू के फूलों जैसी आंखें थीं, जो आकर्षण से भरी थीं, जिससे कोई भी आसानी से उनका दीवाना हो जाता था। उसकी ऊंची नाक और होंठ, न तो बहुत मोटे और न ही बहुत पतले, अब एक चमकदार मुस्कान लिए हुए थे। यह सच है, वह बहुत सुंदर है। हालांकि उसे कोई सेलिब्रिटी नहीं होना चाहिए। मैंने ज्यादातर सेलिब्रिटीज की तस्वीरें देखी हैं, लेकिन मुझे इस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि वह कोई मॉडल हो सकता है। ठीक है, वह बहुत सुंदर है, लेकिन दुर्भाग्य से वह शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। उसके बगल वाली लड़की उसकी पत्नी होगी, और उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर है। यह अफसोस की बात है कि इतना खूबसूरत आदमी पहले ही किसी के साथ है। काश वह शादीशुदा न होता, तो शायद मेरे पास अभी भी एक मौका होता। ओह प्लीज, अगर वह शादीशुदा न भी होता, तो भी वह तुम्हारी तरफ देखता तक नहीं। बस भूल जाओ इस बारे में। यांग जियाई ने आसपास की भीड़ की चर्चाएं सुनी, और उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान आ गई। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि उसका पति कितना सुंदर है। आखिरकार, लिन हुआन स्कूल के दिनों में कैंपस की दिल की धड़कन थी। पत्नी, क्या हुआ? लिन जुबान ने उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान देखी और पूछा, हालांकि वह पहले से ही जानता था। अरे नहीं, कुछ नहीं। पतिदेव, पहले कपड़े चुन लें। यांग जियाई ने झट से जवाब दिया। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया, और उसने अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए जल्दी से विषय बदल दिया। लिन हुआन ने हंसते हुए अपनी पत्नी के साथ मिलकर कपड़े चुनने शुरू कर दिए। पति जी, मैं पहले कुछ कपड़े पहनकर देखने के लिए फिटिंग रूम जा रही हूँ। आप और बच्चे बाहर मेरा इंतजार करना। ठीक है, आगे बढ़ो। लिन हुआन ने यांग जियाई को फिटिंग रूम में प्रवेश करते देखा, फिर नीचे बैठ गया और दोनों छोटे शिशुओं को सहलाना शुरू कर दिया। क्षमा करें, महोदय। इस समय, वे दो लड़कियां जो पहले लिन जुबान पर चर्चा कर रही थीं, पास आईं। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? लिन हुआन ने उन दोनों को असमंजस में देखा और पूछा। क्षमा करें, महोदय, क्या हम आपके साथ कुछ तस्वीरें ले सकते हैं? लड़कियों में से एक ने अपना फोन पकड़ रखा था, उसका चेहरा उत्सुकता से भरा हुआ था। मुझे माफ करना, पर मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी गलतफहमी में पड़े। लिन जुबान ने बिना सोचे समझे मना कर दिया। ओह, यह सुनते ही लड़की का चेहरा तुरंत निराशा से भर गया। चलो चलते हैं। वह तैयार नहीं है, और हम उसे मजबूर नहीं कर सकते। उसकी सहेली ने अपने कपड़े खींचे और सिर हिलाया। ठीक है, महोदय, आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। यह ठीक है। उनके जाने के कुछ ही क्षण बाद, यांग जियाई नए कपड़े पहने हुए फिटिंग रूम से बाहर आई। पति जी, कैसा है? अच्छा लग रहा है। यांग जियाई अपने नए कपड़ों में एक बच्चे की तरह लग रही थी। उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं। मेरी पत्नी शुरू से ही सुंदर है, इसलिए चाहे वह कुछ भी पहने, वह अच्छी ही लगती है। लिन जुबान ने तहे दिल से उसकी प्रशंसा की। यांग जियाई की प्राकृतिक सुंदरता पहले से ही लाजवाब थी। हालांकि पहली मुलाकात में उसका रंग थोड़ा पीला था, लेकिन लिन शुबान द्वारा उसके लिए खुद खाना बनाने और उसे अच्छी नींद दिलाने के कुछ दिनों बाद उसका चेहरा अब गुलाबी हो गया था। यह सुनकर यांग जियाई मुस्कुराए, उसके होंठ सिकुड़ गए। अपने पति से तारीफ पाकर उसे अंदर से बहुत खुशी और गर्मजोशी का एहसास हुआ। ये पत्नी, देखो, दाबाओ और एरबाओ भी कह रहे हैं कि माँ सुंदर है। वे तो बोल भी नहीं सकते, फिर वे सुंदर शब्द कैसे पहचानेंगे? यांग जियाई ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराए। हालांकि उसे नहीं पता था कि बच्चे क्या कह रहे हैं, लिन जुबान की व्याख्या ने उसे बहुत खुश कर दिया। यांग जियाई ने खुद 2 कपड़े चुने, और लिन जुबान ने भी अपनी पत्नी को 3 कपड़े चुनने में मदद की। कपड़े चुनने के बाद, लिन जुबान ने सेल्सवुमन से उन्हें पैक करने को कहा, और फिर कैशियर के पास जाकर पैसे चुकाए। पत्नी, दोपहर हो गई है। आज हम बाहर खाना क्यों ना खाएं? दाबाओ और एरबाओ को जल्द ही भूख लगनी शुरू हो जाएगी। सूरज को सिर के ठीक ऊपर देखकर दोपहर के 12:30 बज चुके थे। यांग जियाई ने सिर हिलाया। ठीक है, पतिदेव, चलो कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। मैं एक जगह जानता हूं जहां बहुत अच्छा खाना मिलता है। जब भी मैं बाहर होता हूं, अक्सर वहां जाकर खाना चखता हूं। बीवी, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। ठीक है। बच्चों, जब पापा और मम्मी रेस्तरां पहुंच जाएंगे, तो हम तुम्हारे लिए फॉर्मूला दूध तैयार कर देंगे। यांग जियाई ने दाबाओ और एरबाओ से कहा, फिर घुमक्कड़ को कार की ओर धकेल दिया। दाबाओ और एरबाओ को उनकी कार की सीटों पर बिठाने के बाद, लिन जुबान ने स्ट्रॉलर को मोड़कर डिक्की में रख दिया। उसने दरवाजा बंद किया, फिर ड्राइवर की सीट पर बैठा, कार स्टॉप की और रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ा। रेस्टोरेंट का नाम था जियाओ नानगुओ। यहाँ हमेशा मोडू के पुराने जायके परोसे जाते थे, जिन्हें शंघाई के पुरुष, महिलाएं और बच्चे बेहद पसंद करते थे। इसी समय, जियाओ नानगुओ ने कई अत्यंत प्रसिद्ध विशिष्ट व्यंजन भी विकसित किए थे।
दादी का ब्रेस्ड पोर्क, जो बचपन की यादें ताज़ा कर देता था। कोमल और लचीला, तले हुए नदी के झींगे, समृद्ध और स्वादिष्ट, उबले हुए शाद और सुगंधित, नान घोस कैलियन और नूडल्स, प्रत्येक प्रामाणिक पुराना मोडू व्यंजन गली मोहल्लों में हर घर में एक आम व्यंजन था, और यह भोजन के पीछे छिपी हुई हाईफाई शैली का प्रतिबिंब भी था। अध्याय 17। मेरे पति के पास बहुत पैसा है, इसलिए मुझे उनके लिए पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। आपका स्वागत है। कृपया यहाँ आकर बैठिए। जैसे ही वे रेस्तरां में दाखिल हुए, एक मुस्कुराती हुई वेट्रेस उनके पास आई। लिन जुबान और यांग जियाई ने घुमक्कड़ को अपनी मेज पर धकेल दिया। तुम दोनों क्या खाना पसंद करोगे? पत्नी, आप क्या खाना चाहेंगी? आप ऑर्डर करें। लिन हुआन ने मेनू को यांग जियाई की ओर बढ़ाया। यांग जियाई ने मेनू लिया, उसे देखा और एक क्षण बाद 3 व्यंजन ऑर्डर किए। अभी के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। और क्या आप कृपया रेस्टोरेंट का एयर कंडीशनिंग चालू कर सकते हैं? यहाँ थोड़ी ज्यादा ठंड है और मुझे चिंता है कि मेरा बच्चा शायद इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जरूर। क्या तुम दोनों को बच्चे के लिए ऊंची कुर्सी की जरूरत है? हम दे सकते हैं। हाँ, कृपया। यह बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल नहीं, ग्राहकों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। वेट्रेस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपना नोटपैड निकाला और मेज से उठकर चली गई। वह एयर कंडीशनिंग यूनिट के पास गई, तापमान समायोजित किया, और फिर जल्दी से 2 ऊंची कुर्सियां लेकर वापस आई, और उन्हें लिन जुवान और यांग जियाई के बगल में रख दिया। चलो, दबाओ बाओ, एयर बाओ बाओ, अब हम ऊंची कुर्सियों पर बैठेंगे। ऊंची कुर्सियों को आते देख यांग जियाई ने वेट्रेस को धन्यवाद दिया, फिर एयरबाओ बाओ को उठाया और बच्चे को ऊंची कुर्सी पर बिठा दिया। पति जी, इस रेस्तरां की सेवा बहुत अच्छी है। वाकई, यह एक प्रसिद्ध रेस्तरां है। अगर सेवा अच्छी नहीं होती, तो ग्राहक यहाँ अक्सर खाना खाने नहीं आते। लिन जुबान ने अपनी पत्नी से सहमति जताते हुए थोड़ा सिर हिलाया। ओह, ठीक है। पति, एक बात है जो मैं आपको बताना भूल गई। यांग जियाई ने लिन जुबान की ओर देखते हुए अपने बालों की एक लट को कान के पीछे किया। पत्नी, क्या बात है? बताओ। ठीक है, बस इतना है कि स्कूल में कृपया मुझे पत्नी मत कहिए। मुझे डर है कि इससे गलत छवि बनेगी, अगर यह ठीक हो तो। हाँ हाँ, पत्नी, बिल्कुल, यह ठीक है। स्कूल में, मैं तुम्हें जियाई कहूंगा और स्कूल के बाहर, मैं तुम्हें पत्नी कहूंगा। पति, धन्यवाद। लिन जुबान को अपनी भावनाओं पर विचार करते देख यांग जियाई बहुत खुश हुई। लिन शुबान यह भी समझती थी कि स्कूल में जियाई को पत्नी कहने से वाकई बुरा असर पड़ सकता है। अगर दूसरों को पता चल गया, तो वे शायद गपशप करेंगे। इसलिए, यदि इससे बचा जा सकता था, तो इससे बचना ही बेहतर था। तुम अपने पति के साथ इतनी विनम्र क्यों हो? लिन हुआन ने आगे बढ़कर यांग जियाई का कोमल हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ये दबाओ बाओ और एरबाओ बाओ अपनी ऊंची कुर्सियों पर बैठे उत्सुकता से चारों ओर देख रहे थे, और भोजन की सुगंध सुनकर वे हंगामा करने लगे। बच्चों की आवाज सुनकर लिन हुआन ने दबाओ बाओ और एरबाओ बाओ को देखा और धीरे से कहा, बच्चों, क्या तुम्हें भूख लगी है? वे भूखे होंगे, जब से हम घर से निकले हैं, तब से उन्होंने दूध नहीं पिया है। यांग जियाई ने लिन जुबान से अपना हाथ खींचकर अपना लाया हुआ बैग निकाला। उसमें दबाओ बाओ और एरबाओ बाओ के फॉर्मूला के डिब्बे, बोतलें, डायपर और एक थमस था। बच्चों, जल्दी मत करो, मम्मी तुम्हारा दूध तैयार कर देंगी और तुम जल्दी ही खाना खा सकते हो। पत्नी, मैं भी मदद करूंगा। यांग जियाई ने फॉर्मूला कैन निकाला और उसे मेज पर रख दिया, फिर बोतलें और थमस निकाले। लिन हुआन ने एक बोतल ली, थमस खोला, बोतल को जीवाणुरहित करने के लिए उसमें थोड़ा पानी डाला, फिर फॉर्मूला कैन खोला और बोतल में थोड़ा फॉर्मूला डालने के लिए एक चम्मच का इस्तेमाल किया। फॉर्मूला तैयार होने के बाद लिन जुबान और यांग जियाई ने बोतलें पकड़ी और दबाओ बाओ और एरबाओ बाओ को खिलाया। दबाओ बाओ और एरबाओ बाओ ने निप्पलों को मुंह में पकड़ लिया और उनका दूध पीने लगे। जब लिन हुआन और यांग जियाई दबाओ बाओ और एरबाओ बाओ को खाना खिला रहे थे, तो वेट्रेस भी एक व्यंजन लेकर आए और उसे मेज पर रख दिया। हल्की सी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, सम्मानित अतिथिगण, कृपया अपने भोजन का आनंद लें। पत्नी, पकवान आ गया है। पहले तुम खा लो, मैं बच्चों को खिला दूंगा। पति जी, कोई बात नहीं। बच्चों को खाना खिलाने के बाद हम साथ में खाना खा लेंगे। बच्चों को दूध पिलाने के बाद यांग जियाई ने एक टिश्यू निकाला और उनके मुंह पोंछे। मेज पर रखे व्यंजनों को देखते हुए दबाओ बाओ और एरबाओ बाओ ने अपने होंठ चटकाए। बच्चों, क्या तुम भी खाना चाहते हो? लेकिन तुम अभी ठोस आहार नहीं खा सकते। लिन शुबान हंसा। बच्चे अभी छोटे थे और ठोस आहार नहीं खा सकते थे। जब वे थोड़े बड़े हो गए, तो वह उनके लिए बाजरे का दलिया या ऐसा ही कुछ बना सकता था। ये एरबाओ बाओ ने अपनी माँ की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि क्या पिताजी ने जो कहा वह सच था। बच्चों, पापा सही कह रहे हैं। तुम अभी छोटे हो और ठोस आहार नहीं खा सकते। जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, तब खा सकोगे। यांग जियाई ने हल्के से मुस्कुराते हुए बच्चों को समझाया। बच्चों, जब पापा और मम्मी खाना खा लेंगे, तो हम तुम्हें घर ले चलेंगे। पापा तुम्हारे साथ खिलौनों से खेलेंगे, ठीक है?
या पत्नी, आओ इस रेस्तरां का स्वाद चखो। लिन हुआन ने अपनी चॉपस्टिक उठाए और अपनी पत्नी के कटोरे में कुछ खाना डाल दिया। यांग जियाई ने अपनी चॉपस्टिक ली, कटोरे से खाना उठाया और उसे चखा। हालांकि वह उसके पति के बनाए खाने जितना स्वादिष्ट नहीं था, फिर भी स्वाद काफी अच्छा था। पति जी, इस रेस्टोरेंट का खाना वाकई बहुत अच्छा है। आपको भी जल्दी से खाना खा लेना चाहिए। ठीक है। दोपहर के भोजन के बाद यांग जियाई ने एक टिश्यू पेपर निकाला और लिन जुबान को दिया। लिन जुबान ने अपना मुंह पोंछा, खड़ा हुआ और कैशियर के पास पैसे देने चला गया। अपनी पत्नी के पास लौटकर उसने दाबाओ बाओ और एरबाओ बाओ की ओर देखा। दाबाओ बाओ, एरबाओ बाओ, चलो चलें। उन्होंने बच्चों को वापस घुमक्कड़ में बिठाया और दोनों ने घुमक्कड़ को धक्का देकर रेस्तरां से बाहर निकल गए। कार में लिन हुआन ने यांग जियाई को देखा, एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, पत्नी, हम बाद में कहीं जा रहे हैं। पति, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम पहले घर नहीं जाएंगे? लिन जुबान को रहस्यमयी होते देख यांग जियाई ने पूछा। हम अभी वापस नहीं जा रहे हैं। मैं तुम्हें कुछ सामान खरीदने कहीं ले जा रहा हूँ। हालांकि उसने अपनी पत्नी के लिए कपड़े और अन्य सामान खरीद लिए थे, लेकिन उसने अभी तक उसके लिए कोई आभूषण नहीं खरीदा था, इसलिए लिन हुआन ने उसे कुछ खरीदने के लिए ले जाने की योजना बनाई। यह देखकर कि लिन जुबान कुछ नहीं कहेगी, हालांकि वह बहुत उत्सुक थी, यांग जियाई ने फिर भी सिर हिला दिया। कुछ ही देर बाद लिन हुआन कार चलाकर एक आभूषण की दुकान के बाहर पहुंचा। पति जी, यह। पत्नी, हम आभूषण देखने जा रहे हैं। गहने देखो। ज्वेलरी स्टोर में गहने बहुत महंगे हैं, खरीदने की कोई जरूरत नहीं है ना? जरूरत क्यों नहीं होगी? हम जाकर देखेंगे। अगर कुछ ठीक लगा तो तुम्हारे पति तुम्हारे लिए खरीद देंगे। लेकिन बीवी, इसमें कोई लेकिन नहीं है। चलो साथ चलेंगे और देखेंगे। मैंने अभी तक तुम्हें कोई उपहार नहीं दिया है। क्या तुमने मेरे लिए कपड़े नहीं खरीदे? तुमने तो अपने लिए भी कुछ नहीं खरीदा। पत्नी, कपड़े तो कपड़े होते हैं, गहने गहने होते हैं। ठीक है, अब और बात नहीं। चलो बच्चों को कार से बाहर निकालते हैं और साथ में गहने देखने चलते हैं। ओह, ठीक है, तो फिर। बच्चों को कार से बाहर निकालकर लिन हुआन और यांग जियाई एक साथ आभूषण की दुकान में दाखिल हुए। स्वागत। बिक्री सहायक ने लिन जुबान और उसके परिवार को प्रवेश करते देखा और मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। पत्नी, देख लो, अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो अपने पति को बता देना। तुम्हारे पति तुम्हारे लिए खरीद लेंगे। मेरे लिए पैसे बचाने की चिंता मत करो। लिन हुआन यांग जियाई के पास खड़ा होकर धीरे से बोल रहा था। यांग जियाई ने एरबाओ बाओ को पकड़ रखा था, उसकी नज़र प्रदर्शन के डिब्बों पर थी और वह अंदर रखे आभूषणों को देख रही थी। इस स्टोर में आभूषणों की कीमत आमतौर पर 8,000 युआन और उससे अधिक से शुरू होती है। इतना महंगा? यह देखकर कि सबसे सस्ती वस्तु भी 8,000 युआन की थी, यांग जियाई अंदर ही अंदर हौंफने लगा। अध्याय 18। मेरी पत्नी का सबसे अच्छा दोस्त आ रहा है। नमस्ते, क्या आप कृपया वह हार मुझे दिखाने के लिए निकाल सकते हैं? लिन हुआन ने इसे देखा और काउंटर की ओर चला गया। जरूर महोदय, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। महिला बिक्री सहायक ने सिर हिलाया और काउंटर से एक गुलाबी सोने का हार निकाला। पत्नी, आओ इस हार को पहनकर देखो कि यह तुम पर जंचता है या नहीं। लिन हुआन ने हार लिया, यांग जियाई के पास गया और उसे पहनने का इशारा किया। यांग जियाई ने लिन जुबान के हाथ में हार को देखा और पाया कि बीच में एक चक्र था, जिस पर प्यार शब्द उत्कीर्ण था, साथ ही 3 छोटे हीरे भी थे। सर, मैडम, यह कार्टियर लव सीरीज का हार है, जो गुलाब सोने, पीले सोने और हीरे के साथ सफेद सोने में उपलब्ध है, कुल 3 रंगों में। बिक्री सहायक ने धैर्यपूर्वक यांग जियाई और लिन जुबान को समझाया। पत्नी, मुझे लगता है यह हार तुम पर बहुत जंच रहा है। चलो इसे पहनकर देखते हैं। लिन हुआन ने हार लिया और व्यक्तिगत रूप से यांग जियाई को पहना दिया। उसने धीरे से उसके बाल एक तरफ किए और उसके गले में पड़े हार को देखा। लिन शुबान बहुत संतुष्ट हुई, यह हार यांग जियाई पर बिल्कुल जंच रहा था। कैसा है? क्या यह अच्छा लग रहा है? यांग जियाई ने लिन जुबान की नजरें अपनी ओर टिकी देखकर थोड़ा शर्माते हुए पूछा। यह अच्छा लग रहा है। मेरी पत्नी चाहे कुछ भी पहने, वह अच्छी ही लगती है। कैसे हो, क्या तुम्हें इस हार का रंग पसंद है? अगर नहीं, तो हम दूसरे हार भी आजमा सकते हैं। क्यों ना हम पीले सोने वाला भी ट्राई करें? ठीक है, कृपया पीले सोने का हार ले आओ और हम इसे पहनकर देखेंगे। जरूर, सर। लिन जुबान ने गुलाबी सोने का हार उतार दिया, फिर अपनी पत्नी को पीले सोने का हार पहनाने में मदद की। पति जी, यह कैसा लग रहा है? पीले सोने का रंग गुलाबी सोने से कहीं ज्यादा अच्छा है। बीवी, क्या तुम्हें यह पसंद है? अगर पसंद आया, तो मैं यह हार खरीद लूंगा। रुको, पहले कीमत तो देख लेते हैं। इतना महंगा? यांग जियाई ने हार की कीमत देखी, जो वास्तव में 17,682 युआन थी, और तुरंत इतना पैसा खर्च करने में हिचकिचाहट महसूस की। अपनी पत्नी को पैसों के बारे में चिंतित देखकर लिन हुआन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, फिर बिक्री सहायक की ओर देखा। नमस्ते, हम यह हार ले लेंगे। पति,
यह बहुत महंगा है। यांग जियाई ने लिन जुवान की आस्तीन खींची और अपना सिर हिलाया। पत्नी, चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है। इसके अलावा यह हार मेरे स्नेह का एक छोटा सा प्रतीक है, इसलिए कृपया इसे स्वीकार करें। लिन हुआन ने उसके कोमल छोटे हाथ को थपथपाया और उसे सांत्वना दी। भविष्य में आपको ऐसा दोबारा करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, भविष्य में मैं जो भी खरीदूंगा उसके बारे में अपनी पत्नी से चर्चा करूंगा। लिन हुआन मुस्कुराया और भुगतान करने के लिए कैशियर के पास गया। वह मूल रूप से यांग जियाई के लिए एक अधिक महंगा हार खरीदना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि वह इसे स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उसने केवल 10,000 युआन की रेंज के आसपास के हार देखे। वह भविष्य में अपनी पत्नी के लिए और भी महंगे हार खरीदना जारी रखेंगे। भुगतान करने के बाद लिन हुआन यांग जियाई और बच्चों के पास लौट आया। बच्चों, चलो घर चलें। ये हाँ। कुछ ही देर बाद लिन जुवान वापस आवासीय परिसर में चला गया। अपनी पत्नी और बच्चों को घर पर छोड़ने के बाद लिन हुआन उन सभी चीजों को लाने के लिए परिसर में वापस चला गया जो उसने खरीदी थी। यह वर्तमान अपार्टमेंट अभी भी थोड़ा छोटा था और इसमें ऐसी कई चीजें थीं जो परिवार के पास अभी तक नहीं थीं। हालांकि अगले हफ्ते जब वे फिर से शिफ्ट होंगे तो विला रहने के लिए तैयार होगा। लिन शुवान ने अगले 2 दिनों में विला देखने की योजना बनाई ताकि देख सकें कि विला के लिए कुछ खरीदने की जरूरत तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वह उसे पहले ही खरीद कर मंगवा लेगा ताकि शिफ्ट होने पर उन्हें दोबारा बाहर जाकर सामान खरीदने की जरूरत ना पड़े। दबाओ एरबाओ, चलो डैडी तुम्हारे साथ खेलेंगे, ठीक है। लिन हुआन ने बैग से बच्चों के लिए खरीदे गए छोटे खिलौने निकाले, उन्हें सोफे पर रख दिया और उनके साथ खेलने लगा। ये हाँ। दबाओ और एरबाओ सोफे पर लेटे हुए पिताजी के हाथों में खिलौनों को देख रहे थे, अपने छोटे हाथों को हिला रहे थे, उन्हें पकड़ना चाहते थे। यांग जियाई ने कमरे में कपड़े रखे और बाहर आई। लिन जुबान को बच्चों के साथ खेलते देखकर उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आ गई। हालांकि लिन हुआन कुछ ही दिनों से बच्चों के साथ थी, लेकिन बच्चों को भी अपने पिता पसंद थे। वहां प्रतिरोध का कोई संकेत नहीं था, जिससे उसे बहुत राहत मिली और वह प्रसन्न हुई। डिंग डोंग, तभी यांग जियाई का फोन नोटिफिकेशन बज उठा। उत्सुकतावश उसने अपना फोन निकाला, उसे अनलॉक किया और वीचैट खोला। यह उसकी सबसे अच्छी दोस्त झाओ युजिया का संदेश था। जियाई, मैं अगले शनिवार को आ रहा हूं, इसलिए मुझे अपना पता बता दो। मैं विमान से उतरते ही तुम्हें ढूंढने आऊंगा। झाओ युजिया का संदेश देखकर यांग जियाई का दिल तुरंत धड़क उठा। वह सोच रही थी कि क्या उसकी माँ उसके साथ आ रही है या युजिया अकेली आ रही है। यह सोचते हुए यांग जियाई ने जल्दी से टाइप किया, युजिया क्या तुम अकेले आ रहे हो या मेरी माँ तुम्हारे साथ आ रही है? मैं अकेला ही आपसे मिलने आ रहा हूँ। क्या आप मेरा स्वागत नहीं करेंगे? मेरा यह मतलब नहीं है। हाँ, जब आप आएंगे तो मैं आपका स्वागत करूंगा। तो जल्दी से अपना पता बताओ। अगले हफ्ते जब मैं आऊंगा तो सीधे टैक्सी ले लूंगा। ओह, मेरे माता पिता ने क्या कहा? जब मैं तुम्हारे घर गया था तो अंकल घर पर नहीं थे, केवल आंटी थी। मैंने आंटी को लिन जुवान के बारे में बताया था और आंटी चाहती हैं कि मैं आकर देखूं कि यह लिन जुवान कैसा इंसान है। लिन शुवान हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। आज तो वह हमें बाहर ले गया और बच्चों और मेरे लिए कपड़े भी खरीदे और उसने एक हार भी खरीदा। आप देख सकते हैं कि वह हमसे बहुत प्यार करता है। इंसान के शब्द शैतान के झूठ होते हैं। वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है या नहीं, यह तो मैं आकर जांच करने के बाद ही जान पाऊंगा। ओह, क्या तुम्हें मेरी बातों पर भी विश्वास नहीं है? हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। क्योंकि हम सबसे अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के द्वारा धोखा खाओ। अगर कोई और होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। मैं अगले शनिवार को वहां आऊंगा, मेरा स्वागत करना याद रखना। ठीक है। यह देखकर कि झाओ युजिया अब कोई जवाब नहीं दे रहा था, यांग जियाई ने एक गहरी सांस ली, लिन जुबान को देखा और धीरे धीरे उसकी ओर चल पड़ा। पति, पत्नी, क्या हुआ? लिन हुआन बच्चे को छेड़ रहा था और जब उसने अपनी पत्नी को आते देखा तो मुस्कुराया। बात कुछ इस तरह है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त झाओ युजिया अगले शनिवार को आ रहा है। ओह, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त आ रहा है। कोई बात नहीं, युजिया और मैं साथ साथ पले बड़े हैं, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। जब वह आएगी तो शायद कुछ अप्रिय बातें कहेगी। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ पाओगे। पत्नी, चिंता मत करो। जब तक वह जो कहती है वह बहुत अप्रिय नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। लिन शुवान हल्के से मुस्कुराया। उसकी पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त उसकी पत्नी की तरफ से परिवार की सदस्य मानी जाती थी। जब वह आती थी तो उसे अच्छा प्रभाव डालना होता था। इस तरह जब वह वापस गई तो वह अपने चाचा चाची से भी उसके बारे में अच्छी बातें कह सकी। पत्नी, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें यह कहते सुना है कि तुम्हारा गृहनगर कहाँ है। मेरा गृहनगर, यह सिचुआनशू में है। ओह, सिचुआनशू, क्या संयोग है, मेरा गृहनगर भी सिचुआनशू में है। सचमुच? आपका गृहनगर किस शहर में है?
यह सुनकर यांग जियाई तुरंत आश्चर्यचकित हो गया और जल्दी से सोफे पर बैठ गया। लिन जुबान को देखकर पूछा, यह रोंगचेंग में है, आपके बारे में क्या ख्याल है? मेरा गृहनगर भी जिन्नियू जिले के रोंगचेंग में है। पत्नी, मेरा गृहनगर शुंगलियू जिले में है। क्या भाग्य है। अध्याय 19 माँ की पुकार। यह तो बिल्कुल सही है। इस गर्मी में हम फिर साथ जा सकते हैं और एक दूसरे के माता पिता से मिल सकते हैं। पत्नी, तुम्हारा क्या विचार है? सब ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी अपने पापा की चिंता है। पता है, मेरा उनसे झगड़ा चल रहा है। यांग जियाई ने धीरे से आह भरी। अपने पिता के साथ हुए झगड़े की वजह से ही वह अकेले मोडू आई थी। पत्नी, जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुम्हारे साथ अंकल और आंटी से मिलने चलूंगा। अंकल मेरे बारे में चाहे जो भी सोचें, मैं उन्हें अपनी बात मनवा लूंगा और तुम्हें असहज महसूस नहीं होने दूंगा। लिन हुआन ने यांग जियाई का छोटा हाथ पकड़ लिया और उसे कोमलता से देखा। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका घर और उसकी पत्नी का घर इतने पास पास होंगे। ऐसे में वह पहले अपने घर जा सकता था, अपनी पत्नी और बच्चों को अपने माता पिता से मिलवा सकता था और फिर साथ में अंकल आंटी के घर जा सकता था। पत्नी, अगले हफ्ते तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त के आने के बाद हम जाकर अपनी शादी का सर्टिफिकेट ले लेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? फिर अंकल और आंटी की मंजूरी के बाद हम शादी कर लेंगे। मैंने अभी तक तुमसे शादी करने के बारे में सोचा भी नहीं है। लिन जुबान की बातें सुनकर यांग जियाई की गर्दन से धीरे धीरे उसके गालों तक लालिमा फैल गई, जिससे वह पके हुए झींगे की तरह दिखने लगी। यांग जियाई ने लिन जुबान को घूरा, उसका छोटा सा मुंह थोड़ा सा ऊपर उठा और उसने उसे मजाकिया अंदाज में डांटा। वह नहीं जानती थी कि उसकी घूरती निगाहों का कोई निवारक प्रभाव नहीं था, बल्कि इससे उसकी गोल आंखें और भी अधिक आकर्षक लगने लगीं। लिन हुआन ने उसकी आकर्षक अभिव्यक्ति को देखा और हंसने से खुद को रोक नहीं सका। यांग जियाई का छोटा सा हाथ पकड़कर लिन हुआन ने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया, अपनी पत्नी की ओर देखते हुए। तो अगर मेरी पत्नी मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो वह किससे शादी करना चाहती है? अपने पति को बताओ और तुम्हारा पति उसे मार डालेगा। यांग जियाई लिन जुबान की बातों से खुश हो गई। उसकी दबंग निगाहों और खूबसूरत चेहरे को देखकर वह कुछ हद तक मोहित हो गई। अपनी पत्नी के भरे हुए लाल होंठों को देखकर लिन जुबान का दिल हिल गया और वह धीरे से झुक गया। यांग जियाई का दिल कांप उठा जब उसने लिन जुबान को धीरे धीरे आते देखा। जैसे ही लिन जुबान के होंठ यांग जियाई के लाल होंठों को छूने वाले थे, एरबाओ अचानक रोने लगी। वाह वाह! एरबाओ के रोने की आवाज सुनकर यांग जियाई चौंक गई। उसने जल्दी से अपना हाथ नीचे देखा, लिन जुबान की पकड़ से छूटा, घबराकर उठ खड़ी हुई और एरबाओ के पास जाकर उसे मनाने लगी। रो मत बच्ची, मम्मी आ गई हैं। लिन शुबान ने अपना सिर खुजलाया। उसने अपनी पत्नी को लगभग चूम ही लिया था, लेकिन एरबाओ के बीच में आने से उसे यह मौका गंवाना पड़ा। छोड़ो भी, हालांकि इस बार नाकाम रहा, मेरी पत्नी ने विरोध नहीं किया, तो अभी भी एक मौका है। मुझे सचमुच कड़ी मेहनत करनी होगी। लिन जुबान भी उठकर एरबाओ के पास आए, उसे देखते हुए धीरे से बोली, बेबी, क्या हुआ? वाह वाह! एरबाओ के रोने के साथ साथ दबाओ भी अपनी बहन के रोने से प्रभावित हुई और वह भी सोफे पर बैठकर रोने लगी। दबाओ, रो मत, पापा आ गए हैं। भूख लगी है क्या? पापा अभी तुम्हारा दूध पाउडर बनाकर लाएंगे। दबाव का रोना सुनकर लिन हुआन ने जल्दी से उसे दिलासा दिया और बच्चों के लिए दूध पाउडर तैयार करने के लिए जल्दी किया। जब दूध पाउडर तैयार हो गया और दबाव और एरबाओ को पिलाया गया, तो उन्होंने अंततः रोना बंद कर दिया। यांग जियाई ने लिन जुबान को देखा, जो दबाव को दूध पिला रही थी, और जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचा। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि अगर एरबाओ न रोई होती तो क्या। जैसे ही उसने यह सोचा, यांग जियाई के चेहरे से गायब हुई लाली उसके गालों पर वापस आ गई। दबाव को खाना खिलाते समय लिन हुआन का फोन बज उठा। दूध पी रहे दबाव और एरबाओ ने फोन की घंटी सुनी और उत्सुकता से अपने पिता की ओर देखा। बच्चों, पापा का फोन बज रहा है। लिन हुआन मुस्कुराया और समझाया, अपना फोन निकाला और कॉलर आईडी देखी, यह उसकी माँ थी। पत्नी, मेरी माँ फोन कर रही है। तो मैं दबाव को खाना खिला दूंगा। तुम फोन उठाओ। ठीक है, मैं इसका उत्तर ऐसे ही दूंगा। लिन जुबान ने कॉल का जवाब दिया और उसके कान के पास कहा, माँ। जियाओ जुबान, क्या तुमने खाना खा लिया? माँ, 3 बज गए हैं। हाँ, मैंने खाना खा लिया है। हाल फिलहाल कैसा रहा है? 1 महीने बाद आपकी गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं। क्या आप इस गर्मी में वापस आ रहे हैं? हाल ही में हालात बहुत अच्छे रहे हैं। मैं इस गर्मी में वापस आऊंगा। यह तो बिल्कुल सही है। अब तुम जवान नहीं रही। हाल ही में किसी ने मुझे इस बारे में बताया था और मैं तुम्हारे वापस आने पर तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट का इंतजाम करने की सोच रहा हूँ। 2 अजनबियों की मुलाकात। लिन हुआन ने यह सुना, हल्की मुस्कान के साथ यांग जियाई की ओर देखा और कहा, माँ, ब्लाइंड डेट की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? देखो, अब तुम जवान नहीं रहे और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। हालांकि तुम अभी कॉलेज में हो और पढ़ाई जरूरी है, फिर भी तुम्हें गर्लफ्रेंड ढूंढनी ही होगी, है ना?
इस तरह अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो तुम ग्रेजुएशन के बाद शादी कर सकते हो। तुम्हारे पापा और मैं भी घर पर जल्द ही अपने पोते को गोद में लेना चाहते हैं। माँ, अगर आप अपने पोते को गोद में लेना चाहती हैं तो आप ऐसा कभी भी कर सकती हैं। कभी भी। बच्चे, तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और तुम कहते हो कि हम अपने पोते को कभी भी गोद में ले सकते हैं। इसका मतलब अगर हम अपने पोते को गोद में लेना चाहें तो पोता पोती यूं ही आ जाएगा। हाँ हाँ माँ, आपके बेटे के लिए एक सरप्राइज है। आपको ध्यान से सुनना होगा। क्या आश्चर्य! लिन हुआन ने अपने होठों को दबाया और मुस्कुराते हुए फोन को दबाव के कान पर रख दिया, दूध की बोतल छीन ली और दबाव को देखते हुए कहा, चलो बच्चे, दादी को नमस्ते कहो। दबाव ने देखा कि उसके पिता ने उसकी दूध की बोतल छीन ली है और वह तुरंत दुखी हो गई और चिल्लाने लगी, वाह। फोन के दूसरी ओर लिन हुआन की मां तांग यूमिन ने फोन पर एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी, थोड़ा रुकी और जल्दी से अपने पति को बुलाया। बूढ़ी लिन, जल्दी आओ। लिन जिहे ने अपनी पत्नी की आवाज सुनी, उत्सुकता से उसके पास गया और हैरान होकर पूछा, आओ, सुनो, क्या कोई बच्चा रो रहा है? एक बच्चा। लिन जिहे ने फोन लिया, उत्सुकता से सुना और पाया कि दूसरी तरफ वास्तव में एक बच्चा रो रहा था। हन बीवी, क्या तुम जियाओ जुवान को नहीं बुला रही थी? वहां बच्चा क्यों रो रहा है? बेबी, रो मत, आओ अपना दूध पीना जारी रखो। लिन हुआन ने फोन को वापस अपने कान पर लगाते हुए दबाव को खाना खिलाना जारी रखा। माँ, क्या आप अभी भी वहां हैं? जियाओ जुवान, वह बच्चा कौन है? तांग युमिन ने अपने बेटे की आवाज सुनी और अधीरता से पूछा। माँ, यह मेरा बच्चा है। यह दबाव है और एरबाओ मम्मी की गोद में है। रुको, मतलब तुम्हारे बच्चे हैं? और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? हाँ माँ, वे 2 बच्चे हैं, सिर्फ 3 महीने के। रुको, क्या तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम जानती हो कि पापा और मम्मी तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए तुमने किसी को ढूंढ लिया और जानबूझकर ऐसा किया? माँ, आपका बेटा आपसे ऐसा झूठ कैसे बोल सकता है? जरा रुको, मैं इसे स्पीकर फोन पर लगा देता हूँ। लिन शुवान ने स्पीकर फोन चालू किया और अपनी पत्नी की ओर देखा। पत्नी, माँ और पिताजी मुझ पर विश्वास नहीं करते। कृपया उनसे नमस्ते कहो। यांग जियाई ने लिन जुवान की तरफ देखा। हालांकि वह अभी तक लिन जुवान के माता पिता से नहीं मिली थी, फिर भी वह थोड़ी घबराई हुई थी। गहरी सांस लेते हुए उसने धीरे से कहा, अंकल, आंटी, नमस्ते। मेरा नाम यांग जियाई है। हालांकि हमें अभी तक विवाह प्रमाण पत्र नहीं मिला है, लेकिन मैं वास्तव में लिन जुवान की पत्नी हूँ। अध्याय 20 माता पिता की स्वीकृति। आप दोनों कैसे मिले? इस बच्चे ने आपसे मिलने और बच्चा होने के बाद भी हमें नहीं बताया। आंटी, यह एक लंबी कहानी है, इसे फोन पर समझाना आसान नहीं है। माँ, गर्मी की छुट्टियों में मैं जियाई और बच्चों को वापस ले आऊंगी। फिर आप अपने पोते पोतियों को गोद में ले सकती हैं। कुछ बातें हम आपको वापस आकर बताएंगे। लिन हुआन ने बगल से बात की। ठीक है, याद रखना कि गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही जियाई और बाकियों को वापस ले आना। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो अपने माता पिता को डांटने का दोष मत देना। ठीक है, मम्मी पापा, घर पर ही इंतजार करो। जब हम वापस आएंगे तो तुम अपने पोते पोतियों को संभाल लेना। बाद में माँ और पिताजी को दिखाने के लिए कुछ तस्वीरें ले लो। जियाई, क्या मेरा बेटा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो आंटी को बता देना, मैं उसे सबक सिखा दूंगा। चाची, लिन जुवान हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। अंकल और आंटी, कृपया निश्चिंत रहें। अच्छी बात है। तुम्हें अभी भी बच्चों की देखभाल करनी है, इसलिए चलो इसे अभी यहीं छोड़ देते हैं। जियाओ जुवान, बाद में कुछ तस्वीरें लेना और हमें भेजना याद रखना। हम बच्चों और जियाई को देखना चाहते हैं। ठीक है। माँ, अलविदा। अलविदा। पत्नी, कैसा रहा? मेरी माँ से बात करना बहुत आसान है ना? फोन रखते ही लिन जुवान ने यांग जियाई की तरफ देखा और धीरे से कहा, पत्नी, आओ, मैं तुम्हारी और बच्चों की कुछ तस्वीरें खींचता हूं ताकि मेरे माता पिता उन्हें दिखा सकें। यांग जियाई ने दूसरे बच्चे को गोद में लिया और तैयार होने के बाद लिन हुआन ने अपना फोन निकाला और अपनी पत्नी और बच्चे की कुछ तस्वीरें लीं। फिर उन्होंने फोन अपनी पत्नी को दे दिया, खुद बड़े बच्चे को गोद में उठा लिया और अपनी पत्नी से उनकी और बड़े बच्चे की कुछ तस्वीरें खिंचवाईं। आखिरकार उन्होंने एक पारिवारिक तस्वीर ली। तस्वीरें खिंचवाने के बाद उसने उन्हें अपनी मां के वीचैट अकाउंट पर भेज दिया। जियाओ जुबान, एक समूह बनाओ और जियाई को भी उसमें जोड़ो। जैसे ही संदेश भेजा गया, तांग युमिन ने लिन हुआन से एक परिवार समूह बनाने के लिए कहा। लिन शुवान के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने एक पारिवारिक समूह बनाया और अपने माता पिता और अपनी पत्नी को उसमें शामिल कर लिया। बूढ़ी लिन, देखो बच्चे कितने प्यारे हैं। जुवान शू में लिन जुवान के घर में तांग युमिन ने तस्वीरों को देखा, शिशुओं की मनमोहक उपस्थिति को देखा और दयालुता और कोमलता से कहा, हाँ, जियाओ जुवान की गोद में उस छोटे बच्चे को देखो, वह हूबहू जियाओ जुवान जैसा दिखता है जब वह छोटा था।
लिन जिहे ने तस्वीर में बच्चे को देखा और थोड़ा सिर हिलाया। लगता है कि वे वाकई जियाओ जुबान के बच्चे हैं। जब मैंने पहली बार जियाओ जुबान को यह कहते सुना, तो मुझे लगा कि उसने किसी और के बच्चे की मां बनने के लिए किसी और को अपनी प्रेमिका बना लिया है। लगता है मैं गलत था। ऐसा नहीं है कि वे इस तरह से नहीं सोच सकते थे, ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन हुआन ने अब तक यह बात उनसे गुप्त रखी थी। तांग यूमिन को लगा कि अगर उसने आज यह फोन नहीं किया होता, तो शायद जियो जुबान ने उन्हें नहीं बताया होता। ऐसा लगता है कि आज लिया गया यह निर्णय सही था। बूढ़ी लिन, अब जबकि जियाओ जुबान के बच्चे हो गए हैं और हमारे पोते पोतियां भी हैं, वह अभी भी एक छात्र है और शायद उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। बाद में आपको उसे कुछ पैसे ट्रांसफर कर देने चाहिए। ठीक है, मैं पहले 20,000 ट्रांसफर कर दूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? आप तय करें कि कितना स्थानांतरित करना है। बच्चे अभी भी छोटे हैं और उन्हें पोषण की आवश्यकता है, और मुझे नहीं पता कि वे दोनों उनकी अच्छी देखभाल कर पाएंगे या नहीं। चिंता मत करो, जियाओ जुबान, यह बच्चा, हालांकि अभी भी एक छात्र है, अपने हर काम में काफी विश्वसनीय है। इतने सालों में इसने हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं दी। लिन जिहे ने तांग यूमिन के कंधे पर हाथ रखा, उसे दिलासा दिया और चिंता न करने का इशारा किया। यह सच है, इन दो प्यारे नन्हे बच्चों को देखकर मेरा दिल पिघल रहा है। मुझे उम्मीद है कि जियाओ जुबान जल्दी स्कूल खत्म कर लेगी और बच्चों को जल्दी वापस ले आएगी ताकि हम दादा दादी के तौर पर उन्हें देख सकें। वह पहले नहीं जानती थी, लेकिन एक बार जब उसे पता चला, तो तांग यूमिन बच्चों को गले लगाने से खुद को रोक नहीं सकी। 1 महीना जल्दी ही बीत जाएगा। इस दौरान हमें तैयार रहना होगा। हमारा बेटा अपनी बहू को हमारे घर ला रहा है, इसलिए हमें घर को साफ सुथरा रखना होगा और उन पर अच्छा प्रभाव छोड़ने की कोशिश करनी होगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। रात में यांग जियाई बच्चों की देखभाल कर रही थी और लिन जुबान रात का खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। बच्चों के डायपर बदलने और उन्हें दूध पिलाने के बाद वे दिन भर बहुत देर तक खेलते रहे। दूध पीने के बाद बच्चे खुद को सोने के लिए मजबूर कर रहे थे। बिस्तर पर लेटे और जम्हाई लेते बच्चों को देखकर यांग जियाई ने धीरे से मुस्कुराते हुए सबसे बड़े और दूसरे बच्चे को सुलाने की कोशिश की। सबसे बड़े और दूसरे बच्चे को सुलाने के बाद यांग जियाई ने उन्हें कंबल से ढक दिया और हल्के कदमों से वह लिविंग रूम में चली गई। रसोई से आवाजें सुनकर यांग जियाई चेहरे पर मुस्कान लिए रसोई की ओर चली गई। पति, पत्नी, क्या हुआ? बच्चे सो रहे हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ संभाल सकता हूँ। तुम लिविंग रूम में जाकर टीवी देखो। नहीं, आप पिछले कुछ दिनों से खाना बना रहे हैं। हालांकि मैं खाना बनाने में बहुत अच्छा नहीं हूँ, फिर भी मैं सीखना चाहता हूँ। यांग जियाई ने सिर हिलाया। 1 महीने बाद वह लिन शुवान के साथ चुवानशू लौटेगी। लिन शुवान के घर जाते समय उसे अच्छा प्रदर्शन करना था, कम से कम स्वादिष्ट खाना बनाना तो सीखना था। वह चाहती थी कि लिन जुबान के माता पिता उसे स्वीकार करें, इसलिए वह सीखना चाहती थी। ठीक है, तो कृपया मेरी मदद करो, पत्नी। यह देखकर कि उसकी पत्नी लिविंग रूम में नहीं जाना चाहती थी और मदद करना चाहती थी, लिन हुआन थोड़ा मुस्कुराया। यांग जियाई मुस्कुराते हुए लिन जुबान के पास आई। पति, मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? पत्नी, मुझे सब्जियां धोने और लहसुन छीलने में मदद करो। ठीक है। रसोई में यांग जियाई लहसुन छील रही थी और लिन जुबान एक क्लीवर पकड़े हुए सुअर का मांस काट रही थी। अपनी पत्नी को अपने बगल में मदद करते देख लिन जुबान के दिल में खुशी की भावना उमड़ पड़ी। इस तरह का जीवन सचमुच बहुत अच्छा था। 1 घंटे से अधिक समय बाद भोजन तैयार हो गया और लिन जुबान और यांग जियाई व्यंजन मेज पर ले आए। पत्नी, खाना तैयार है। पतिदेव, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। यांग जियाई ने मेज पर रखे व्यंजनों को देखा, गहरी सांस ली और प्रशंसा की। ओह, मैं भूल गया, मैंने आंटी वांग को यह बताने के लिए कोई संदेश नहीं भेजा कि हम चले गए हैं। तो बीवी, पहले आंटी वांग को संदेश भेजो। हमें कल स्कूल भी जाना है। पतिदेव, पहले आप खाना खा लीजिए। मैं चाची वांग को संदेश भेजती हूँ। यह ठीक है। लिन शुवान यांग जियाई के पास बैठा उसके लंबे, लहराते बालों को निहार रहा था। वह हेयर टाई लेने बेडरूम में गया और फिर अपनी पत्नी के पास बैठ गया। जब वह संदेश भेज रही थी, उसने हेयर टाई ली और उसके बाल बांध दिए। अपने सिर पर हलचल महसूस करते हुए यांग जियाई ने लिन जुबान की ओर देखा कि वह क्या कर रहा था, और लिन जुबान को देखकर मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आ गई। एक क्षण बाद यांग जियाई ने अपना फोन नीचे रखा और लिन जुबान की ओर देखा। पतिदेव, काम हो गया। मैंने आंटी वांग को पहले ही बता दिया है। चलो खाना खाते हैं। ठीक है, पत्नी। लिन हुआन थोड़ा मुस्कुराया, अपनी चॉपस्टिक ली और अपनी पत्नी की प्लेट में कुछ खाना डाल दिया। पतिदेव, आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है। अगर मैं ऐसे ही खाती रही, तो शायद जल्द ही मोटी हो जाऊंगी। चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, पत्नी, तुम हमेशा मेरी पत्नी रहोगी और मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करता रहूंगा। आओ और खाओ। पतिदेव, आप भी खाए। आपको मेरी प्लेट में बार बार खाना डालने की जरूरत नहीं है।
यांग जियाई ने अपने कटोरे में पहले से ही रखे कई व्यंजनों को देखा, लिन जुवान को देखकर थोड़ा मुस्कुराई और लिन जुवान की प्लेट में भी कुछ खाना डाल दिया।